हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा। तो जल्दी से बताइए चैट पर लिखकर, क्या मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट ओपी लिख रहे हैं कुछ लोग। तो बच्चों लेट नहीं है, आपकी पिछली क्लास ही लेट खत्म हुई थी, इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट करी हमने स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों ब्रेक देना जरूरी है। कुछ लोगों को पानी पीना होगा, वॉशरूम जाना होगा, इसलिए थोड़ी सी क्लास हमने डिले कर दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या हाल है सब लोगों के? क्या फुल एक्साइटमेंट, फुल जोश के साथ रेडी हैं आप लोग अपनी फर्स्ट क्लास के लिए? आज मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास, अपनी जर्नी हम लोग बेटा शुरू करने वाले हैं। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आपकी लाइफ का आज। मुझे तुम लोगों को देखकर, तुम लोगों से बात करके, तुम्हारी चैट पर अपना दिन याद आ गया यार, कि जब मैंने पहली बार जेईई के लिए बेटा प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो वही दिन आ गया याद। कैसा फील कर रहे हो बताओ? एक्साइटमेंट है, नहीं है? कैसा लग रहा है? यस सर, एक्साइटेड एक्साइटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो जो बच्चे बेटा मुझे नहीं जानते हैं, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है तरुण खंडेलवाल। बच्चे मुझे प्यार से टीके सर भी बोलते हैं। ऑफलाइन में अभी तक मैंने मेनली बेटा पढ़ाया है, क्लासेस ली हैं। पिछले 13 सालों से मैं आपके जैसे बच्चों को बेटा ट्रेन कर रहा हूं, आईआईटी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, एनटीएससी के लिए, और बहुत ही बढ़िया प्यार मिला है बच्चों का। अब आप लोगों से भी उम्मीद है वैसा ही प्यार बना रहेगा हमारे बीच में। और मैंने बीटेक किया हुआ है बेटा आईआईटी दिल्ली से। 2006 में मैंने आईआईटी दिया था, और ऑल इंडिया रैंक 289 मेरा आया था, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते ही हैं। और आप में से काफी लोग, मुझे पता है, इससे बेटर रैंक लेके आएंगे बेटा आईआईटी के अंदर। राइट, तो ये तो हो गया मेरे बारे में। बाकी तो देखो, धीरे धीरे तुम लोग मुझे जानते जाओगे। जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ेगा, हमारी बातें आगे बढ़ेंगी, डिस्कशन करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया किस्से भी हम डिस्कस करेंगे आईआईटी से रिलेटेड। बट आज बेटा हमारा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है अर्जुना जेई में, तो मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे बहुत मजा आने वाला है बेटा आपको इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन में। खूब दम लगा के, खूब जोरों शोरों से अपन लोग मेहनत करेंगे बेटा, और अपने ड्रीम को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, तो वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ्स अपना शुरू करेंगे, बट उससे पहले बेटा आज का एक तरह से ये देख लेते हैं समरी क्या है, कि हम आज के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो बच्चों आज के जो टारगेट्स होंगे, एक बार जल्दी से सब लोग लिख के बता दें। क्या हम स्टार्ट करें अपनी क्लास को, या कुछ लोग अभी सब ब्रेक वगैरह ले लिया है सबने? केमिस्ट्री की क्लास थी सर आज। हाँ, शेड्यूल में केमिस्ट्री थी, बट थोड़ा सा आपका शेड्यूल चेंज हुआ है, क्योंकि बेटा मैथ्स की क्लास होनी भी जरूरी थी। जल्दी से बताइए क्या स्टार्ट किया जाए, क्या क्लास को स्टार्ट करें? यस सर, बिल्कुल रेडी हो। चलिए तो बच्चों आज हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जेईई के लिए प्रिपेयर करते कैसे हैं। देखो, हिंदुस्तान में लाखों बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट सक्सेसफुल थोड़े से ही हो पाते हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यार उतने ही बच्चे मेहनत करते होंगे। लगभग अभी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कितने बच्चे क्लियर करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं बहुत कम रेशियो होता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या बाकी बच्चे पढ़ते ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। राइट, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं यार। इंडिया के अगर तुम सारे स्कूल्स के टॉपर बच्चे भी ले लो, तब भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, और उतनी भी सीट्स नहीं है आईआईटी में। तो इसका मतलब यह है कि बेटा बच्चे पढ़ाई जो करते हैं सारे, उन सबका सिलेक्शन नहीं होता। मतलब फिर क्या करना पड़ता है सर? तो बच्चों सिलेक्शन के लिए हमको स्मार्ट स्टडीज करनी पड़ते हैं, अपनी चैनलाइज करना है, मतलब अपनी पढ़ाई को एक पर्टिकुलर तरीके से करना है। सिर्फ बस रैंडमली पढ़े जा रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता। तो जेईई के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। मैंने कैसे पढ़ा था, या मैंने किस तरह से देखा है जो बच्चे एक्चुअली क्लियर कर पाते हैं आईआईटी, वो उनमें क्या डिफरेंस होता है वर्सेस जो बच्चे नहीं करते। तो उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, कि जेईई के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, और उसके बाद मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। थोड़ा सा 10th से रिलेटेड चीजें आज हम रिवाइज करेंगे। एक्सपोनेंट्स होता है, राइट, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स, काफी चीजें बोली जाती हैं इसको मैथ्स में। इनफैक्ट फिजिक्स में भी तुम पावर्स ही तो पढ़ रहे हो यार आजकल। यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा तुमने, वो भी क्या है, पावर्स का ही खेल है सारा। तो वही चीज हम मैथ्स में भी रिवाइज करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्या है, ऐसी चीजें है, वैसे तो होती 8वीं 9वीं क्लास के अंदर है, बट मैंने देखा है बच्चे इसके अंदर बहुत फंसते हैं। जब टफ लेवल की या जेई लेवल की चीजें कर रहे होते हैं तो पावर्स में फंसे रह जाते हैं।
तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। और बेटा साथ में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, इनके बेसिक एप्लीकेशंस हम लोग आज करेंगे, राइट। और साथ में इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं, कुछ लोग लिख रहे हैं साउंड साउंड। स्टार्ट स्टार्ट, चलिए बढ़िया। तो कुछ लोग लिख रहे हैं नो वीडियो। बेटा हो सकता है इंटरनेट में आपके प्रॉब्लम है, बिकॉज सभी बच्चे लिख रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो आज की क्लास में बेटा हम लोग मेजरली पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जेई के लिए प्रिपेयर करना है। देखो पढ़ाई तो तुम्हें 2 साल करनी है, पढ़ाई तो तुम्हें 2 साल करनी है पूरी 11th और 12th के अंदर, बट उस पढ़ाई को करना कैसे है ये हम आज सीखेंगे। क्योंकि बेटा पढ़ना तो 2 साल है, बट पढ़ना कैसे है ये हम आज सीखेंगे, और इसको आपको बेटा इंप्लीमेंट करना है, राइट। चलिए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आईआईटी जेईई है क्या और इसको क्वालिफाई कैसे किया जाता है। आपने इतना हाइप सुना होगा कि यार आईआईटी जेईई का एग्जाम है, वो बड़ा टफ होता है, उसमें बड़े कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत हवा बना हुआ है आईआईटी का। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में, राइट। तो आईआईटी जेईई का पेपर होता क्या है बेसिकली, इसके थ्रू हमें जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के, आईआईटीज हो गए, जैसे टॉप एनआईटीज हो गए, इसके अंदर बेटा एडमिशन मिलता है। और ये ट्रस्ट मी वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में। अगर आपके पास इनकी डिग्री है तो उसको काफी ज्यादा महत्व दी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज्यादा महत्व दी जाती है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई की फुल फॉर्म होती है। अब इस आईआईटी के लिए प्रिपेयर तो करते हैं, कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं? तो जल्दी से बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं? आपको क्या लगता है? चैट पर लिखकर बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को, कितने बच्चे क्लियर अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम को? 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख। तो बहुत बढ़िया बेटा, आई थिंक आपने रेंज बिल्कुल ठीक बताई है। कभी 12 लाख होते हैं, कभी 15 लाख, कभी 10 लाख, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोर और लेस 10 से 12 लाख आजकल की डेट में मान लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया है, ग्रेट। अब इसमें से क्लियर कितने करते हैं ये बताओ? आईआईटीज में कितने क्लियर करते हैं? मैं एनआईटीज की बात नहीं कर रहा, अभी आईआईटीज की बात कर रहा हूं। क्लियर कितने होते हैं? कितने बच्चे आईआईटीज को क्लियर करते हैं? आईआईटी जेईई एग्जाम में मतलब कितने पास हो जाते हैं, कितने आईआईटीज में जाते हैं? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक 10-15 लाख की बातें चल रही हैं, वो तो 10-15 लाख बच्चे तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर कितने कर रहे हैं? 10,000, 10,000, वेरी गुड। तो बच्चों 10,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं, और 10 लाख ही मान लेता हूं चलो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो 10,000 अपॉन 10 लाख, ठीक है भाई, जीरो सही है, देख लो क्या परसेंटेज हुआ, क्या परसेंटेज हुआ, सोचो क्या परसेंटेज हुआ सर। 4 जीरो कट गए तो सर 1/100 रह गया, तो 1% हुआ सर ये तो, है ना। और अगर तुमने 10,000 में भी ये समझो 1000 के अंदर रैंक लानी है, तो 1000 के अंदर अगर रैंक लानी है सर, तो सर ये तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है। 0.1% हो गया सर, ये तो 0.1% हो गया। तो 1% लोग क्लियर कर रहे हैं, और 0.1% के अंदर अगर हमें आना है तो हमारी 1000 के अंदर रैंक आएगी। अब सर ये सुन के तो बहुत लोगों का दिमाग घूम जाता है, इसका मतलब तो सर बहुत टफ है, इसको क्लियर करना बहुत टफ है, ऐसा लगता है हमको इन नंबर्स के ऊपर अगर हम प्योरली जाएं, राइट। बट मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये जो 10 लाख जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे बेटा पूरी जर्नी खत्म ही नहीं करते। सैड पार्ट ये है कि 10 लाख प्रिपेयर नहीं करते। 10 लाख में से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनका बस भर देते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जो सीरियसली पढ़ते हैं कितने होंगे? एक रफ आइडिया, चलो सीरियसली जो पढ़ते होंगे, मैं कह रहा हूं 10 लाख अगर देते हैं, 1 लाख तो सीरियसली पढ़ते होंगे। 1 लाख आपकी तरह बढ़िया बैच में एनरोल्ड हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, बहुत तरीके हैं पूरे इंडिया के अंदर। 1 लाख बच्चे तो सीरियसली पढ़ते होंगे। 1 लाख बच्चे भी अगर पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं, रफली एक अंदाजा ले रहा हूं, 1 लाख बच्चा सीरियसली पढ़ता है, ठीक है जी।
अब जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, मतलब वो पूरी दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं टीचर्स की, और उसके बाद क्या परसेंटेज आएगा, 10% बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, उसमें से भी 10% ही सेलेक्ट होंगे। मतलब जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं 100 बच्चे, उसमें से भी बस 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 90 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे सर आप तो डरा रहे हो हमको, नहीं, मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि हमें इन 1 लाख के अंदर तो आना ही है, और उन 1 लाख के अंदर भी अगर आप 10,000 के अंदर आना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज, आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज। सिर्फ बड़ा बस दिन में 12 घंटे पढ़ लूंगा सर, 15 घंटे पढ़ लूंगी, मेरा आईआईटी हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको करना है, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो बहुत ही चैनलाइज करना है अपना एफर्ट को। ये नहीं कि बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं 15 घंटे और दिमाग में चल रही है पिक्चर या गाने चल रहे हैं। जितने भी घंटे पढ़ रहे हो इफेक्टिव स्टडीज होनी चाहिए बेटा, और बहुत तरीके से होनी चाहिए। क्या करना है, कौन सी बुक से करना है, कौन से प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बहुत ही केयरफुली स्मार्ट स्टडीज करनी है। तो अब कैसे करेंगे वो स्मार्ट स्टडीज, तो उसी के लिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि मैं देखो ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आए कि भाई आईआईटी क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना इनफ नहीं है, उसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी है। समझ के चलेंगे तभी हम न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, राइट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। तो ये बात हो गई कि कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कितने बच्चे क्लियर करते हैं, राइट। मेंस और एडवांस, अब दो चीजें होती हैं, आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस्ड, राइट। तो मेंस का पैटर्न क्या होता है, इन पेपर्स का पैटर्न क्या है। मेंस में तुमको पता होगा सिंगल करेक्ट आते हैं, राइट, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इंटीजर टाइप, और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, इंटीजर टाइप, पैसेज टाइप। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह का पेपर होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब सर ये तो आपने बता दिया कि 1% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, बट मार्क्स कितने चाहिए परसेंटेज वाइज, कि भाई 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो मैं कितने मार्क्स लाके सर क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों। तो जल्दी से पहले मेंस के बारे में डिस्कशन किया जाए कि आईआईटी जेईई मेंस को क्लियर करने में, तो देखो मेंस में 1.5 लाख बच्चा क्लियर होता है, और वो 1.5 लाख एडवांस देते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास 10,000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, राइट। तो 10 लाख में से आप ये समझ लो 10 लाख में से पहले 1.5 लाख मेंस के थ्रू क्लियर होंगे, और फिर 1.5 से 10,000 एडवांस्ड के लिए क्लियर होंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि मेंस के लिए क्लियर करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, मतलब इन 10 में से 1.5 लाख तक अगर पहुंचना है तो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। 70%, 90%, कुछ लोग कह रहे हैं। चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, या चलो थोड़ी देर में पूछूंगा, मेंस टू एडवांस में वो चीज पूछूंगा आपसे। मेंस क्लियर करने के लिए कुछ लोग लिख रहे हैं 99%, 90%, नहीं बेटा 80%, सब गलत है। प्लीज नोट, मैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात पूछ रहा हूं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, कि भाई अगर जेईई मेन का पेपर 300 नंबर का आता है, 300 मार्क्स का अगर जेईई मेन का पेपर आता है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए हमें। 80%, 90% नहीं। तुम लोग जो बात कर रहे हो परसेंटाइल की बात कर रहे हो बेटा, परसेंटाइल एक डिफरेंट चीज होती है, परसेंटेज डिफरेंट चीज होती है। देखो परसेंटेज का मतलब तो सब समझते हैं, परसेंटेज का मतलब है कि भाई 100, अगर मेरे 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर 90% मार्क्स आए मतलब मेरे 90 मार्क्स आ गए 100 में से, राइट, सिंपल परसेंटेज का। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो मतलब आपके जो 90% बच्चे आपसे पीछे हैं, ये मतलब होता है। तो परसेंटेज क्या होता है, मार्क्स, एब्सोल्यूट मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं, और परसेंटाइल होता है रिलेटिवली, कि भाई 100 बच्चे अगर हैं, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है इसका मतलब 90 आपसे पीछे हैं, मतलब आप टॉप 10 के अंदर हो, ये होता है परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल किसी की है, इसका मतलब ये नहीं है उसके 99% मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि वो 99% बच्चों से बेटर है एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये डिफरेंस है परसेंटेज और परसेंटाइल का, जो बहुत बच्चों को नहीं पता, जो मैं चैट में भी देख रहा हूं काफी सारे बच्चे परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अब ये बात हो गई, तो मैं अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। कुछ लोग अब आ रहे हैं, थोड़ा सा सही आंसर की तरफ आ रहे हैं, 60%, 50%, 40%। हाँ तो बच्चों
बहुत ही बढ़िया आपको एक बात बता रहा हूं, देखो बहुत सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें लगता है एक ही परसेंट तो क्लियर कर रहे हैं तो शायद 99% लाते होंगे। नहीं, आईआईटी जेई मेंस का अगर पेपर क्लियर करना है बेटा, तो जेई मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए आपके अगर 35% आ गए तो आप बॉर्डर पोजीशन पे आ जाओगे, 50% आ गए तो बहुत बढ़िया मार्क्स हैं वो, 50% अगर आ गए आपके, 50% अगर आ गए आपके, तो बेटा आप 99 परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। मतलब 300 नंबर के पेपर में अगर तुम लगभग 150 नंबर भी ले आए तो तुम्हारा जेई मेंस पक्का क्लियर हो रहा है। सुनने में मजा आया ना, सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, अरे सर ये क्या बात बता रहे हो आप, 350 में से सिर्फ 150 नंबर लाने हैं हमें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो ये 1% जितना डरावना लगता है उतना डरावना है नहीं, ठीक है भाई, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं कि मेंस से एडवांस तक कैसे पहुंचे, इसमें कितने परसेंटेज चाहिए। मेंस तो जिन्होंने 1.5 लाख ने क्लियर कर लिया, अब एडवांस कितने लोग क्लियर करते हैं सर, 10,000 करते हैं, तो वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते हैं। अब जरा ये बताओ, जल्दी बताओ कि मेंस से जो एडवांस क्लियर करते होंगे वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते होंगे, या उसमें कितने परसेंटेज में क्लियर हो जाता है। 33%, 60%, 70%, 80%। क्या बात है, क्या बात है, 99%। अभी भी लोग 99% की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं। मेंस से एडवांस तक पहुंचने के लिए जो दूसरा वाला पड़ाव है, इसको क्लियर करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। एक रफ आइडिया चल रहा है, ऑब्वियसली देखो एग्जैक्ट तो जेई डेटा नहीं निकालता है, बट एक रफ आइडिया चल रहा है। 90, 70। चलो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज किया जाए क्वेश्चन को, कि भाई अगर आप, जैसे मेरी रैंक आई, राइट, मेरी रैंक 289 आई आईआईटी में एडवांस्ड के अंदर, तो मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे, कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे, सोचो कौन बताएगा, गेस करो। कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे मेरे। 80%, 90%, 99%, सब गलत बेटा। तो अब मैं तुम्हें बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। तो बेटा जेई एडवांस्ड में मेरी जो रैंक आई और उसमें जो परसेंटेज मार्क्स आए, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, 65%, 60 से 65% के बीच में मेरे मार्क्स आए थे। और मेरी उसमें आया 289 आ गई, राइट, 289 आ गई 60 से 65% में। देख रहे हो तुम लोग क्या सोच रहे हो 90-95% आए होंगे सर के, नहीं। तो मजेदार बात यही है बेटा, इनफैक्ट जेई एडवांस अगर क्लियर होना करना है आपको, तो जेई एडवांस क्लियर 30% में आराम से हो जाता है। 30% मतलब अगर आप 100 में से 30 नंबर भी ले आए तो भी एडवांस क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि हमें आदत क्या होती है 10th तक लाने की, 90%, 95%। 90 से कम है तो यार घर में डांट पड़ती है, अरे यार 90 से भी कम है तुम्हारे। तो जेई क्लियर करने के लिए 90% तो इंपॉसिबल है लाना यार, एआईआर 1 के भी नहीं आते 90% तो कई बार, राइट। तो अगर आपके 50% मार्क्स, मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 50% मार्क्स अगर आपके मेंस में आ गए तो अपना जेई मेन 99 परसेंटाइल के साथ क्लियर हो रहा है, और 50% अगर एडवांस्ड में आ गए तो हमारी अंडर 1000 रैंक के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और अगर आपके 60% आ गए तो भाई अंडर 500 रैंक आ जाएगी। आ रहा है ना मजा सुन के, काफी लोग अब एक्साइटेड हो गए हैं। जल्दी बताओ, चैट पे लिख के बताओ कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन बातों को समझ के, कि किस तरह से हम बेटा एक एक चीज डाइसेक्ट कर रहे हैं, जेई कैसे क्लियर किया जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो इन सब चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखी। और ये ही स्मार्ट स्टडीज का पार्ट है। ये जब तक आप इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक आईआईटी क्लियर नहीं होने वाला। आप नहीं तो उन 10 लाख में रह जाएंगे या 1 लाख में रह जाएंगे, हमें आना है उन 10,000 के अंदर। तो ये पहले तो समझना है कि हमें अचीव क्या करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे अचीव क्या करना है तब तक कैसे क्लियर करोगे, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझना है कि कितने परसेंटेज मार्क्स में हमें खेलना है।
चलिए, तो अब हमने देखो बेटा जेई के बारे में अभी हम डाइसेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आईआईटी क्लियर होता है। हमने ये बात करी जेई है क्या, कितने लोग अपीयर करते हैं, कितने क्लियर करते हैं, मेंस और एडवांस का पैटर्न क्या है पेपर का, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा सिलेबस पर। तो सिलेबस तो तुम्हें यार ऑलरेडी पता है, तुम लोग 11वीं क्लास में हो। 11वीं क्लास का मैथ्स और साइंस पीसीएम, 11th एंड 12th का पीसीएम, उसी का थोड़ा हाई लेवल। ये समझो बेसिक्स तो वही है 11th एंड 12th वाले, फंडामेंटल फॉर्मूले वही हैं, बस उसको थोड़ा हाई लेवल लेकर चलेंगे हम लोग। तो सिलेबस क्या है, 11th एंड 12th पीसीएम, और एक प्लस लगा देता हूं, पीसीएम प्लस का मतलब समझ गए ना तुम, ये प्लस देखने में बड़ा छोटा है बट यार इस प्लस का बड़ा भारी भरकम रोल है, क्योंकि प्लस मतलब इन्हीं को थोड़ा सा टफ लेवल तक लेकर जाएंगे हम लोग। तो ये सिलेबस है अपना, राइट। तो आई होप बच्चों आपको पहले तो एक आइडिया लग गया कि यार आईआईटी जेईई क्लियर होता कैसे है, कैसे हम लोग इन 10 लाख से निकल के इन 1000 के अंदर पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या है। क्योंकि जब तुम्हें टारगेट अपना क्लियर होगा ना, तो तुम उसमें मेहनत बेटर कर पाओगे अपना, तुम्हें पता होगा कि यार कहां एनर्जी डालनी है, ये मुझे अचीव करना है। पता ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं दिन रात। बेटा मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ट्रस्ट मी, मेरे साथ ही थे कोटा से, मैंने जब कोचिंग ली थी उस टाइम तो हमारे टाइम पे कोटा ही होता था यार, और तो कहीं होता नहीं था। आजकल के जमाना नहीं है जहां पे तुम लोगों के पास तो इतनी फैसिलिटीज है यार, ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हो, अपने घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर कोई भी बच्चा आज की डेट में चाहे तो वो आईआईटी क्लियर कर सकता है, बस उसके अंदर मेहनत करने का जोश होना चाहिए। बट हम लोग के लिए के टाइम ऐसा नहीं था, हमें कोटा ही जाना पड़ता था। तो वहां मेरे साथ ऐसे बच्चे थे जो 15 से 20 घंटे एक दिन में पढ़ते थे। सोच रहे हो तुम, एक दिन में 20 घंटे, मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ दिन में 5 घंटे 4 घंटे सोते थे, बाकी पूरे टाइम किताबें, और उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे एक भी बच्चे को मैं नहीं जानता जो 20 घंटे पढ़ता था इसका सिलेक्शन हो गया। और जो बच्चे 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे बट बहुत फोकस होकर पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया। मैं भी उन्हीं में से था। तो ये बात आपको समझनी है, घंटे कितने पढ़ेंगे, इन सब चीजों पे भी आएंगे। देखो ये भी हमारा एक क्वेश्चन होता है, सर कितने घंटे पढ़ें, उन सब चीजों पर भी आएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेईई के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम आएंगे, जैसा कि हमारी आज की क्लास में अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि स्मार्ट स्टडीज का बहुत ज्यादा रोल है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं जेईई होने वाला, स्मार्ट स्टडीज करनी है, राइट। तो अब स्मार्ट स्टडीज में क्या क्या चीजें आती हैं, ये डिस्कस अब हम करेंगे कि स्मार्ट स्टडीज में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज, रेगुलर पढ़ाई। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। होता क्या है 10th क्लास में, देखो तुम मानो या ना मानो, कई बार ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों तुम नहीं पढ़ाई करते यार। तुम 10th क्लास में बैठ के स्कूल में भी मस्ती करते हो, घर आते हो नहीं पढ़ते, एग्जाम आने वाला है सर, अब 5 दिन पढ़ लेंगे और टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, उससे पहले पढ़ाई करोगे और तुम्हारा एग्जाम भी बढ़िया हो जाता है। करते हो कि नहीं 10th में ऐसा, जल्दी बताओ किन किन ने ऐसा किया कि जिन्होंने रोज ना पढ़ाई करी बट स्कूल गए, कभी कभार आके घर में पढ़ाई कर ली। कितने लोगों ने ऐसा किया, जल्दी से बताओ मुझे, चैट पे लिख के बताओ कि भाई सर हमने ऐसा किया, हमने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी 10th में। यस सर, यस सर, मी यस सर। तो बच्चों 10th में तुम मानोगे नहीं 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं, इनफैक्ट 99% ऐसे ही करते होंगे। सब बच्चों ने देखो लिखा हुआ है कि यस सर मी, यस सर मी। अब तुम लोग सब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुमने अब यही चीज 11th में कंटिन्यू करी तो आईआईटी को भूल जाओ। अगर 11th में तुमने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी तो आईआईटी को भूल जाइए। अगर आप ये सोचेंगे कि टेस्ट आएगा उस दिन मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, सर की क्लास तो अटेंड कर ही ली यार, सेल्फ स्टडी बाद में कर लूंगा, तो आईआईटी भूल जाओ। बिल्कुल कड़वे शब्दों में आज ही बता रहा हूं, अगर तुमने आईआईटी को सीरियसली करना है तो बेटा रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है तुमने ये नहीं सोचना स्कूल टेस्ट आएगा तब एनसीईआरटी कर लूंगा होमवर्क। तुम्हें अगर क्लास में होमवर्क दे दिया गया तो तुम्हें वो होमवर्क खत्म करना है, तुम्हें वो होमवर्क खत्म करना है जिस दिन दिया है। ये मत सोचना टेस्ट आएगा उस दिन पढ़ूंगा, अभी क्या जल्दी यार, अभी तो अर्जुना बैच शुरू हुआ है, अभी तो मजे चल रहे हैं यार, सर की क्लास तो अटेंड कर ली, होमवर्क सब में दिया, आगे देख लेंगे। ये अगर तुमने किया तो आप आईआईटी नहीं कर पाएंगे। रेगुलर पढ़ाई 10th और 11th में तुमको बहुत लोग ये बोलते हैं ना, देखो हमने भी ओरिएंटेशन में ये बात बोली कि यार 11th में बस गाड़ी पटरी से मत उतरने देना, बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। तो बैकलॉग होता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है? कोई बच्चा चाहता है कि यार मेरी 11th खराब हो, सब यही चाहते हैं कि यार मेरी 11th अच्छी हो। कैसे खराब होती है उनकी, कैसे खराब होती है? कभी सोचा है? कोई ये सोच के आता है 11th में कि नहीं यार मैं तो बेकार करूंगा, या मैं तो यार 11th के बाद 3-4 महीने बाद छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, कोई सोच के आता है? नहीं, सभी चाहते हैं कि हम करें।
बट फिर कहां प्रॉब्लम कहां आती है उन्हें? प्रॉब्लम यही आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। उन्हें लगता है यार यार अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 15 दिन बाद देख लेंगे, और 15 दिन बाद सारा गेम खत्म हो गया होता, और वो शुरुआत से ही बेटा पीछे हो जाते हैं, और शुरुआत से ही बैकलॉग बनता जाता है, और उसके बाद कभी वो कैच कर ही नहीं पाते। पहली चीज, राइट? सर बुक्स कौन सी लें, काफी बच्चे लिख रहे हैं, बुक्स भी बताऊंगा बेटा, अभी सभी चीजों पर आएंगे, मैंने सारे पार्ट्स कवर किए हैं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। जेई की प्रिपरेशन में A to Z तुम्हें कोई जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज। पहले देखो, पढ़ाई तो तुम काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मैथ्स क्यों नहीं पढ़ रहे अभी हम? मैथ्स तो 2 साल पढ़नी है यार, 2 साल तुमने मैथ्स ही पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बट ये बातें ना तो किसी बुक में मिलेंगी और ना ही तुमको इनको बार बार बताया जाएगा। तो आज जो बातें बताई जा रही हैं इनको बहुत सीरियसली लो बेटा, स्मार्ट स्टडीज हमें करनी है, क्योंकि हमें किसके अंदर आना है? डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमरेटर तक पहुंचना है, 1000 के अंदर पहुंचना है, राइट? दूसरी चीज, क्लास नोट्स। एक बात बताओ, तुम लोग इस अर्जुना बैच को ज्वाइन करके कराया तुम लोगों ने, राइट? तुम्हें इसमें फाइनली तुम्हें इससे मिलेगा क्या? जैसे हम कई बाजार जाते हैं, पैसे देते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, जैसे मान लो फल खरीदे तो हम फल लेके आते हैं घर में। आप लोगों को इस पूरी चीज का निचोड़ क्या मिल रहा है? इन क्लासेस का फाइनल आउटपुट आप लोगों के लिए क्या है? नोट्स, और कुछ भी नहीं है बेटा। तुम कहोगे सर वीडियो है, वीडियो तो दुनिया जहान के पूरी दुनिया में पड़े हैं, बट एक्चुअली जो तुम्हारा फाइनल चीज तुम इन क्लासेस से लेके निकल रहे हो वो है इसका निचोड़, जो है क्लास नोट्स। तुम्हारे क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम रिवीजन बेटा इसी से करोगे। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अभी तक तुम लोग 7th 6th में थे, 7th में चले गए, 7th से थे 8th 9th 10th ऐसे प्रमोट होते गए, राइट? जो 6th में पढ़ा, 6th का एग्जाम हुआ, 6th को भूल गए, 7th को शुरू कर दिया। बट इस बार 2 साल की चीजें पूछी जाने वाली हैं जेई में। ऐसा नहीं होगा कि 11th में जो पढ़ लिया वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है, 12th में जाके 12th का ही आएगा। 11th और 12th दोनों साल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जेई को क्लियर करने के लिए। तो अब तुम एक बात सोचो, मान लो अभी हम लॉगरिदम पढ़ेंगे, राइट? अगली क्लास में, जब भी तुम जेई कब दोगे? 2025 में सर। अभी क्या चल रहा है? 2023, 2 साल है। तो अगर तुम्हें 2025 जनवरी में जाके मान लो लॉगरिदम रिवाइज करना है तो क्या करोगे? पूरे पूरे वीडियो देखोगे बैठ के? इतना टाइम होगा तुम्हारे पास? नहीं। तुम कैसे रिवाइज करोगे? इन नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे। अपने नोट्स जो तुमने अपनी राइटिंग में लिखे होंगे वही तुम्हें हेल्प करेगा रिवीजन में बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज की क्लास में कोई चीज है तो वो है क्लास नोट्स। जितनी अच्छी तरह से तुम अपने क्लास नोट्स बनाओगे तुम्हारा रिवीजन उतनी अच्छी तरह होगा, और जितनी अच्छी तरह तुम्हारा रिवीजन होगा उतने तुम्हारे चांसेस जेई क्लियर करने के बढ़ जाएंगे। अब तुम कहोगे कि सर पीपीटी तो मिलनी है सर, नोट्स तो होंगे ही सर, पीडीएफ। भाई वो नोट्स तुम्हारे सिर्फ इसी काम के हैं, वो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में है। तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, जो सर ने बोला है ये यहां पे ऐसा करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे से पहली बार में हो गया, बहुत चीजें होती हैं नोट्स में लिखने वाली। तुम हिंदी में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ट्रिक्स बनाओ, अपने फॉर्मूला लर्न करने के जो सर ने टीचर्स बता रहे हैं वो लर्न करो। तो वो जब तक तुम अपनी राइटिंग में नोट्स नहीं बनाओगे तुम्हें आधी चीजें समझ ही नहीं आएंगी, राइट? तो आज ही सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करें कि सर हम नोट्स बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देंगे और उनको बहुत संभाल के रखेंगे। 2 साल तक संभाल के रखना है तुम्हें नोट्स को, समझ रहे हो ना? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, 2025 में अगर रिवाइज करना है तुम्हें, जेईई मेन दोगे अप्रैल 2025 में, राइट? तुम्हें अगर मार्च 2025 में रिवीजन करना है आज के चैप्टर का, कहां से करोगे? अगर फटी फटी गंदी सी नोटबुक बनाई हुई है नोट्स की तो वो 2 साल चलेगी ही नहीं, जंग लग जाएगी उसमें। जंग तो नहीं लगेगी, हम क्या होता है पेज फटने से लग जाते हैं ना। खराब नोटबुक बनाओगे, अच्छी क्वालिटी की नोटबुक बनाओ नोट्स के लिए। पैसे बचाने की उसमें कोशिश मत करो, नोट्स की जो नोटबुक है उसको अच्छी क्वालिटी की बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तुम कहोगे सर आप इतनी छोटी चीज बता रहे हो, अरे भाई ये इतनी छोटी चीजों में ही फर्क पैदा होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना वो इन छोटी चीजों को ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। तुमने ये बात सुनी होगी ना, टॉपर्स कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते, वो उन्हीं चीजों को डिफरेंटली करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं चीजों को डिफरेंटली करोगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा बेटा, राइट? तो नोट्स बहुत अच्छी तरह बनाएंगे। चलिए, अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है सर नोटबुक लेनी कितनी है? तुम्हारा भी होगा ना, नोटबुक कितनी लेनी है जल्दी बताओ। तुम्हारा भी क्वेश्चन है ना, कितनी नोटबुक सर, कहां पे क्या लिखें क्या नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैथ्स में आपको 3 नोटबुक्स बनानी है, राइट? 3 नोटबुक्स बनानी है। कौन कौन सी? एक तो जैसा कि मैंने बताया फेयर नोट्स, जो आपकी एक तरह से पूंजी है, ये वाली चीज
जिसमें आप पूरे लेक्चर का निचोड़ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, उसमें से रिवाइज करेंगे, राइट, फेयर नोट्स। दूसरी है रफ नोटबुक, और तीसरी है प्रैक्टिस नोटबुक। बच्चों मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं कर रहा, मैथ्स के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब फेयर नोट्स का तो क्या रोल है तुम्हें पता लग गया। तुम्हें इसके अंदर अपने एक एक क्लास के नोट्स, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं, सब उसके अंदर लिखने हैं, राइट। क्वेश्चंस भी लिखने हैं, हाँ, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं वो लिखने हैं। रफ नोटबुक में क्या करोगे, मान लो तुम्हें मान लो क्लास में मैं बोलता हूं यार ट्राई करो इसको, तो वो तुम रफ नोटबुक में ट्राई करोगे, ठीक है। वो फेयर नोटबुक में नहीं जाएगा तुम्हारा, फेयर में तो तुम्हारा अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि जब खुद से ट्राई करोगे काटा पीटी होगी, राइट। सो एक रफ नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें हम रफ वर्क करेंगे। और फाइनली जो होमवर्क दिया जाएगा, मान लो डीपीपी या मॉड्यूल करने को, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको भी क्लास नोट्स में मत लिखना, उसको क्लास नोट्स में नहीं लिखना है, उसको आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक, थर्ड नोटबुक बनानी है, उसमें अलग से लिखना है, राइट। इन सब का महत्व समझाऊंगा अभी क्यों अलग अलग लिखना है, ठीक है। देखो अगर तुम नोट्स के अंदर ही घुसा दोगे होमवर्क को भी, तो होगा क्या, जब रिवीजन करोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। तो तुम्हें सिर्फ वो रिवाइज करना है जो क्लास में कराया गया है। देखो क्लास में जो क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं ना, वो एक तरह से हीरे मोती होते हैं। टीचर ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले लेते क्लास में कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है चलो ये ले लेता हूं। वो एग्जाम्पल्स वो होते हैं कि जिनके अराउंड और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जेई के एक पेपर में बहुत क्वेश्चंस उसके अराउंड बनेंगे, तो वो आपको अगर अच्छी तरह करना है तो नोट्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी मैं जेई का पेपर डिस्कस कर रहा था, आज ही हुआ है जेई का पेपर, उसमें इतने सारे क्वेश्चन नोट्स के अराउंड बन रहे हैं बेटा, कि अगर जो उन बच्चों ने नोट्स के क्वेश्चंस भी कर लिए ना 2 बार, उनका भी जेई मेन तो क्लियर हो रहा है आराम से, आराम से। बट गलती क्या करते हैं बच्चे, यही नहीं करते, नोट्स बनाए नहीं सर अच्छी तरह, सर नोट्स के क्वेश्चन हमने लिखे ही नहीं, हम रिवाइज कैसे करें सर, हमें तो याद ही नहीं है कौन से थे, अब क्या पूरे वीडियोस ढूंढे। ये प्रॉब्लम होती है। तो नोट्स को बहुत अलग से करना है, प्रैक्टिस अलग करनी है आपने। डीपीपी मॉड्यूल जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा एक सेपरेट नोटबुक में उसको करेंगे, ठीक है। 3 नोटबुक्स। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेथड, सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी कोई मेथड होता है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं सर, प्रैक्टिस करते जाएंगे। नहीं भाई, जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी, जो टॉपर्स होते हैं वो चीजों को डिफरेंटली करते हैं, डिफरेंट चीजें नहीं करते। ये मत सोचना अरे टॉपर बुक कौन सी करता है मैं वो बुक कर लूंगा, नहीं, जो भी तुम्हें बुक करनी है उसको डिफरेंट तरीके से करना। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मान लो मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क, ठीक है, डीपीपी दी जिसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे 3 नोटेशंस बनेंगे, एक बनेगा टिक। मान लो पहला क्वेश्चन तुम करने बैठे, तुमसे हो गया, तुमने उस पर लगा दिया टिक। देखो प्रिंट आउट्स रखो तो बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है, नहीं तो अपना डिजिटल कॉपी बनाओ टिक की, ठीक है। टिक का मतलब पहली बार में हो गया, हो गया, पहली बार में हो गया मेरे से क्वेश्चन, ठीक है। डॉट का मतलब नहीं हुआ यार, डाउट, डाउट आया मुझे इसके अंदर। हो सकता है भाई तुमने 10 क्वेश्चन दिए, 5 में डाउट आ गया, 5 में डॉट लग गया। तीसरा है एक स्टार। इसका क्या मतलब होगा कि तुमने किया, हो तो गया, या किसी से पूछा, बट उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बढ़िया लगा, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज तुमने सीखी, राइट। स्टार मतलब, स्टार का मतलब समझते हो ना, मजेदार चीज। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट। तुम जो भी क्वेश्चन करो अपनी हैबिट डाल लो डे 1 से कि उसको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे हमेशा, हमेशा। अब मान लो, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 पहली बार में हो गया, एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन 1 पहली बार में हो गया, क्वेश्चन 2 मान लो तुमने देखा वो भी हो गया, क्वेश्चन 3 में तुम्हें डाउट आया, क्वेश्चन 3 में डाउट आया तो तुमने लगा दिया डॉट। और तब तुमने डाउट्स क्लियर करे सारथी में या फिर किसी से भी बातचीत करी, पूछा, तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर, तब इस पे लगा दिया टिक। तो अगर किसी सवाल पे डॉट और टिक लगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें पहले डाउट आया था, फिर तुम्हें वो समझ आ गया, तुमने पूछ लिया या हो गया तुमसे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में स्टार और टिक लगाए, मान लो 4th क्वेश्चन में स्टार और टिक लगाए, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें वो क्वेश्चन हो गया, बट तुम्हें लगा यार मैंने फोड़ दिया इस क्वेश्चन को, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था बट मैंने कर लिया, उसमें तुम लगाओगे स्टार और टिक, ठीक है। मान लो 10th क्वेश्चन तक आते आते तुम्हें डाउट भी आया, तुमने डाउट पूछ भी लिया, क्लियर भी हो गया, बट तुम्हें लगा बहुत ही सही चीज सीखी यार मैंने, तो उसमें तीनों लग जाएंगे, राइट। सर ये क्या करवा रहे हो आप, ऐसा क्यों करेंगे हम? अब कौन बताएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम?
जल्दी बताओ, ये टिक डॉट और स्टार की स्ट्रैटेजी क्यों लगा रहे हैं हम हर क्वेश्चन में? जल्दी बताओ क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ये सब बेटा स्मार्ट वर्क का काम है। सब जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं ना, वो ये सब करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? फॉर रिवीजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम एक बात सोचो, जब तुम रिवीजन कर रहे हो, देखो हमारा सारा खेल इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम पहले क्या सीख रहे हैं, उस सीखने के बाद हम रिवाइज कैसे कर रहे हैं, और उस रिवीजन के थ्रू हम जेई कैसे क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा जो आज की डेट में जो भी काम हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिवीजन बहुत अच्छी तरह कर पाए, क्योंकि रिवीजन अच्छी तरह करा तो जेई तो क्लियर हो ही जाएगा यार। अब तुम सोचो, जब तुम रिवीजन करोगे, मैं तुम्हें दूंगा 10 डीपीपी, मान लो एक चैप्टर में 10 डीपीपी, 20 क्वेश्चन, 200 सवाल हो गए। उन 200 सवालों में जब रिवीजन करोगे, क्या 200 के 200 करोगे बैठ के? नहीं। तुम क्या करोगे, मान लो फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम्स या बेसिक मैथ है, 10 डीपीपी थी, 10 डीपीपी में तुमने ये सब करा हुआ है। जिनमें टिक लगा हुआ है यार, पहली बार में सिर्फ टिक लगा है, वो तो तुम्हें दोबारा देखने भी नहीं है, क्योंकि तुम पहली बार अभी बच्चे हो, पहली बार में तुमसे हो गए, तो वो तो सवाल बर्बाद है यार। वो इतने इजी क्वेश्चन है कि तुमने पहली बार में कर लिए, तो वो तो तुमसे हो ही जाएंगे, उनको तो देखना ही नहीं। जिस क्वेश्चन में भी स्टार लगा है, मतलब वो तुम्हें डेफिनेटली दोबारा देखना है भाई रिवीजन से पहले, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता है, कहीं तुम फंस ना जाओ, एग्जाम में वो पूछ लिया तो तुम्हें रिवीजन उसका करके रखना है। और किसी क्वेश्चन में पहले डाउट आया था, डॉट लगा है, उसको तुमने अगर दोबारा करके देखा और मान लो वो तुमसे हो गया पहली बार में, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यार, पहली बार में मेरा डाउट था, आज देखो मैं 6 महीने बाद वहां पे हूं कि मुझसे वो सवाल होने लग गया। तो ये रिवीजन की बेटा स्ट्रैटेजी है। रिवीजन में ना तो सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं आपको, नोट्स तो करने ही है, बट वो क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं जो आपने इतने महीनों तक प्रैक्टिस करी, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस निकल कर आए, बेस्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आया, उन्हें रिवाइज करना है यार। उन्हें रिवाइज करेंगे तभी तो जेई क्लियर होगा, क्योंकि जेई में वही सब चीजें आने वाली हैं, ट्रस्ट मी। जेई में ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो टिक हो गए एक बार में, वो तो हलवा सवाल थे यार, वो तो तुम्हें दिए इसलिए थे ताकि तुम फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। जेई में कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिसमें स्टार लगे हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा, राइट? तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड, इस स्ट्रैटेजी को बेटा मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। मैंने खुद एक एक डीपीपी, एक एक मॉड्यूल जब भी अपना किया, उसको इस तरह से लिखा, और बेटा ट्रस्ट मी इसका मुझे इतना फायदा हुआ, और मैंने जितने भी टॉपर बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने भी इसको फॉलो किया। उनका इतना प्लान तरीके से काम होता है, एक एक चीज बेटा उन्हें पता होती है, किस चैप्टर में मैं वीक हूं, किस चैप्टर में मुझे कितने चीजें नहीं आई, डाउट आए पहली बार में, तो उनको अपना एक इंप्रूवमेंट दिखता है कि पहली बार में यार इतने डॉट लगे थे, दूसरी बार मेरे डॉट बड़े कम हो गए, तो इंप्रूवमेंट दिखता है ना, यहीं से तो होगा इंप्रूवमेंट। ये छोटी छोटी चीजें ही तो डिफरेंट है। अब तुम बार बार एक ही चीज सोच रहे होगे कि सर इतनी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो भाई हाँ, ये करना है तुम्हें। यही तो फर्क है जो जेई क्लियर करते हैं जो बच्चे, और जो नहीं करते उनमें। चलिए, तो ये बातें हो गई हमारी। बाकी देखो, रिवीजन का तो मैं बोल ही चुका हूं, इनके थ्रू आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। टेस्ट की इंपॉर्टेंस, टेस्ट के बारे में बातें हम बाद में करेंगे, लेटर। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट में मार्क्स कैसे लाते हैं, टेस्ट को क्लियर करना भी एक कला है बेटा। टेस्ट में मार्क्स लाना एक आर्ट है, उस आर्ट को सीखना हमें है। और वो कैसे सीखेंगे, देखो अभी क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी। अभी मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे। जब तुम 2-4 टेस्ट दे लोगे ना, गलतियां करोगे, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यार एक्चुअली टेस्ट देना कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मार्क्स लाते कैसे हैं, वो एक अलग ट्रिक है, वो अलग खेल है। तो अपने को वो भी सीखना है, बट अभी नहीं, अभी तुम समझ ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बता भी दूंगा, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएंगी आधी चीजें, क्योंकि तुमने अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स उतने दिए ही नहीं है। अभी 10 तक तुम कहोगे सर हमने दिए हैं, वो वाले नहीं। अब तुम जेई के जब दोगे, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे ना अपने, तब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा किस तरह से टेस्ट में मार्क्स लाते हैं। टेस्ट में स्कोर करना, टेस्ट एक बिल्कुल अलग आर्ट है यार, बिल्कुल अलग आर्ट है, वो भी हमें आनी चाहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई स्मार्ट स्टडीज की। तो देखो, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बताया कि 10 लाख बच्चे देते हैं, क्लियर जो करते हैं वो जो स्मार्ट स्टडीज करते हैं। स्मार्ट स्टडीज कैसे होगी, ऐसे होगी, जो मैंने एक एक पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, FAQs। अब इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में, बहुत बच्चों के दिमाग में आते हैं, जैसे कि मैं चैट पे भी देख रहा हूं, सर बुक कौन सी करनी है, सर ये वो, दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे कुछ 5-6 सवाल मैंने ले लिए। अगर ये 5-6 सवाल, पहले आप इनके आंसर सुन लीजिए, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तब आप मुझसे वो चैट पे पूछ लीजिएगा, मैं आपका एक बार वो आंसर कर दूंगा, राइट? चलिए, तो जल्दी से FAQs पर आते हैं।
FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं बहुत सारे बच्चों के। पहला सवाल, क्या स्कूल का भी कवर होगा सर? सर जेई का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि हमारा स्कूल का बिल्कुल कवर नहीं होगा और हमें उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? ये सब सवाल आते हैं दिमाग में। तो बच्चों इसका आंसर है नो, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जेई के अंदर सारे बोर्ड्स का कवर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट आईआईटी का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी प्लस होता है, एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है और उसको हाई लेवल पर लेके जाते हैं। तो एनसीईआरटी को हम पूरा कवर करेंगे। अब वो 90% चीजें आपके और बाकी बोर्ड्स की भी हो जाएंगी, 10% हेयर एंड देयर चेंजेस हो सकते हैं, बट 90% चीजें आपकी एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है और एनसीईआरटी हम 100% कवर करेंगे। होमवर्क भी दूंगा इनफैक्ट मैं आपको एनसीईआरटी से, फिर हम क्योंकि हम बेटा कोई भी चीज टफ लेवल तक लेके जानी है तो बेसिक तो क्लियर करने ही पड़ेंगे ना यार। 2+2 तुम्हें नहीं आता या 2 का टेबल आता नहीं है तो तुम ये सीख लोगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? नहीं ना, तुम्हें पता होना चाहिए। तो वही चीज है यहां पे भी कि आपको स्कूल का कवर डेफिनेटली होगा। क्या आईआईटी क्लियर करना बहुत टफ है? ये एक सवाल बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बट पूछ नहीं रहे। अरे यार शायद सर जैसी बातें बता रहे हैं लग तो बड़ा टफ रहा है। तो बेटा देखो सिंपल भाषा में, आईआईटी क्लियर करना आसान तो नहीं है, टफ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? आपको बेटा प्रॉपर तरीके चाहिए। अगर आप एक बहुत ज्यादा अनप्लान्ड इंसान है और अनप्लान्ड स्टडी करने में विश्वास रखते हैं तब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आपको प्लानिंग करनी है, टीचर्स की बात माननी है, जो उन्होंने बोला है वैसा करते जाना है। ट्रस्ट मी, आईआईटी क्लियर करना टफ नहीं है। अगर आपने इस जर्नी को खत्म कर लिया ना, मान लो मैं आपको या कोई भी टीचर्स हैं, फिजिक्स में सर हैं, केमिस्ट्री में सर हैं, सब लोगों की अगर आप बात मानते गए, 80% 70% भी बात अगर आप मान के आगे बढ़ते गए और अपनी जर्नी खत्म करी, बीच में रुके नहीं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। बेटा सिलेक्शन उनका नहीं होता जो रास्ते में रुक जाते हैं या छोड़ देते हैं या जो सोचते हैं अरे यार हमसे नहीं हो रहा, टफ हो रहा है, उनको प्रॉब्लम आती है। तो हमें बस किसी भी तरह लगे रहना है और अपना बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते गए अगर आप तो आपको आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। राइट? कितने घंटे पढ़ना है? अब एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, सर कितने घंटे पढ़ें एक दिन में? सर कितने घंटे पढ़ने से आईआईटी हो जाता है? तो देखो मैं इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि यार खाना खाना है, कितनी रोटी खाएं, तो इसका क्या आंसर है? खाना खाना है मुझे, यार मुझे भूख लग रही है, कितनी रोटी खाऊं कि मेरा पेट भर जाएगा? यार ये तो सब्जेक्टिव सवाल है ना। हो सकता है आपकी एपेटाइट, आपकी डाइट अलग हो, किसी का 2 रोटी में ही पेट भर जाए, किसी को 5 रोटी भी कम हो, कोई 10 रोटी भी खा ले। भाई ये तो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर, उसको कितनी मेहनत लगती है। वही बिल्कुल सेम चीज आपके साथ है नंबर ऑफ आवर्स में भी। किसी बच्चे को हो सकता है यार उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हो, किसी चैप्टर में 10 घंटे लग जाएं, किसी चैप्टर में हो सकता है उसे 5 घंटे में ही सारी चीजें समझ आने लग जाएं। उसका वो वाला टॉपिक फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसने पहले से मेहनत करी हुई है। या कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम जो हमारे फेवरेट होते हैं यार, किसी को अलजेब्रा अच्छी लगती है, किसी को कोऑर्डिनेट अच्छी लगती है, तो उसको उसमें कम समय लगता है। इसका मतलब आपको कितना समय देना है सब्जेक्टिव चीज है। जो काम आपको दिया गया है, जो काम आपको दिया गया है उसे खत्म करना है बस। ऐसे मान के चलो डेली का काम डेली खत्म करना है, क्लासेस देखनी है, क्लासेस रिवाइज करनी है, डीपीपी करनी है, मिनिमम इतना काम तो रोज करना है, मिनिमम इतना काम रोज करना है। अब इसमें चाहे 10 घंटे लगे एक दिन में, चाहे 20 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे में हो जाए, मिनिमम इतना तो करना है। और मैक्सिमम की देखो कोई लिमिट है नहीं, आईआईटी क्लियर करने के लिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है यार। तुम कितनी मर्जी किताबें लगाते रहो, तुम्हें और भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बट मिनिमम कितना करना है? तो मिनिमम तुम्हें क्लास नोट्स करने हैं, क्लास में जो पढ़ाया गया है वो अटेंड करनी है क्लासेस, उनको रिवाइज करना है घर पे, और होमवर्क जो दिया गया है मिनिमम डीपीपी तो करनी है। डीपीपी प्लस मॉड्यूल कर लो, बहुत बढ़िया है। डीपीपी मॉड्यूल किताब कर लो, उतना समय तुम्हें मिलेगा नहीं अभी, ट्रस्ट मी। हाँ अगर स्कूल नहीं जाते तो बात अलग है, तो मिल सकता है। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ने हैं इस बात का कोई जवाब नहीं है, वो डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर। आप तो ये सोचिए कि मुझे इतना काम करना है आज, अब उसमें चाहे जितने घंटे लगे, ऐसे सोचना है। ऐसे सोचते हैं आईआईटीएंस, ये नहीं सोचते कि घंटे कितने पढ़ूंगा तो आईआईटी हो जाएगा। नहीं, अरे भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ ना। हो सकता है तुम 10 घंटे में भी वो चीज ना कर पाओ जो कोई इंसान 5 घंटे में कर रहा है। तो कोई एंड नहीं है इस चीज का। मिनिमम कितना करना है ये बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स कौन सी लें? अब एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा है, सर बुक कौन सी लें? सर हमने सुना है वो एक्स ब्रांड की बुक्स बड़ी अच्छी हैं, मैथ्स में हमने सुना है ब्लैक बुक बड़ी अच्छी है, हमने सुना है ये बहुत अच्छा है। तुमने जो सुना है बहुत अच्छी बात है, आपको क्या करना है? जो टीचर्स बोलेंगे वो करना है। बुक्स के मामले में देखो कोई फायदा नहीं है मैं तुम्हें बोल दूं 5 बुक्स के नाम तुम आज खरीद के रख लो। मैंने भी यही गलती करी, बहुत एस्पिरेंट से गलती करते हैं और समय नहीं होता। जो भी मटेरियल करना है वो पूरा करना है। अभी के लिए आपको सिर्फ डीपीपी
और सिर्फ मॉड्यूल में से होमवर्क दूंगा, और मैं मैथ्स में मॉड्यूल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है हमारे। और जिस समय मुझे जिस यूनिट में लगेगा कि यार अब इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत है, मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। इधर उधर भ्रमित मत हो कि सर वहां तो ये बुक बताई गई है, एक एसएल लोनी होती है, एक हॉल एंड नाइट होती है, वो सारी चीजों की समरी सब निचोड़ तुम्हें डीपीपी के अंदर मैं दे दूंगा। मैंने खुद लगाई हुई है वो सारी किताबें यार। तो वो उस टाइम की बुक्स हैं जब हम कोई और मार्केट में बुक्स ही नहीं होती थी, फॉरेन राइटर्स की ही होती थी, तो हमें वही करनी पड़ती थी। आज की डेट में वो नहीं है। आज की डेट में जैसे वीडियोस, कंटेंट, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, वैसे ही तुम्हारा जो मटेरियल है वो तुम्हारे तक डीपीपी में सब पहुंच जाएगा, तुम्हें इधर उधर नहीं दिमाग लगाना, राइट। तो तुम्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल और डीपीपी करनी है बेटा। मैंने खुद, सही बता रहा हूं, मैंने कोई बुक नहीं लगाई लाइफ में, लेके सारी रख ली थी, ठीक है। बट सही अगर किसी चैप्टर में मान लो प्रॉब्लम आने लगी तब बुक्स लगवाऊंगा मैं तुमसे। तो वो इंडिविजुअल अप्रोच है। अभी आपको ये सब नहीं सोचना है कि सर आरडी शर्मा ले ले, सर सिंगेज ले ले। मुझे सारी बुक्स पता है बेटा, मैंने सारी बुक्स देखी हुई हैं, सारे के क्वेश्चन बच्चों के डाउट सॉल्व करे हुए हैं। इनफैक्ट मैंने लिखी भी हुई है इन सब के लिए, काफी ऑथर्स के लिए, काफी सारे ब्रांड्स के लिए। तो आपको इन सब में नहीं पढ़ना है अभी। आपको जो मैं कह रहा हूं सिर्फ अभी उतना करना है, समय आने पर बुक बता दूंगा। सर फिजिक्स में तो एचसी वर्मा, फिजिक्स वाले सर बताएंगे बेटा फिजिक्स में। मैथ्स में आपको अभी कोई बुक की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसे बर्बाद करने, शौक है किताबें नई नई खरीद के रखने का, तो अलग बात है। आपको सिर्फ डीपीपी और ज्यादा से ज्यादा पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, उसमें से मैं होमवर्क दूंगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? अगर बेटा ये बात क्लियर हो गई तो जल्दी से एक बार थम्स अप या फिर दिल बना के भेजें ताकि मुझे भी पता लग जाए। मॉड्यूल क्या है सर? पीडब्ल्यू की बुक्स जो है ना, पीडब्ल्यू की तरफ से जो बुक्स मिलती हैं आपको, उसके बारे में हमने ओरिएंटेशन में बताया था, आप वहां पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। केसी सिन्हा लिख रहे हैं बेटा ये सारी बुक्स मुझे पता है, ट्रस्ट मी, ये सब बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, ये नए जमाने की बातें नहीं हैं। अगर कोई तुम्हें ये बातें बोल रहा है कि यार ये हॉल एंड नाइट कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। उसकी जो बेस्ट चीजें हैं वो ऑलरेडी बुक्स में, ऑलरेडी मटीरियल्स में सब डाल दी गई हैं, तुम्हें जरूरत ही नहीं है उन सब में पढ़ने की। बहुत बढ़िया। काफी सारे दिल अलग अलग कलर के आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब आप लोग इस तरह से प्यार देते हैं। यही हमारा यार सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और क्या है बताओ, और क्यों मैं इतनी देर से इस एनर्जी के साथ बोल रहा हूं, आप लोगों को गाइड कर रहा हूं? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है बेटा कि इस देश में बच्चों को मैथ्स से डर लगना बंद हो जाए। मैथ्स इंप्रूव करनी है, मेरा बस एक ही एम है लाइफ में। क्योंकि मैथ्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है यार। अगर आप देखेंगे ना, लाइफ के हर स्फेयर में मैथ्स यूज होती है। और हम लोग सैडली बचपन से मैथ्स से ऐसे डर जाते हैं कि हमें वो हवा लगने लगता है। अगर आप मैथ्स को अपने ब्लड में लेके आओ यार, ऐसे करना है कि मैथ्स तुम्हारे खून के साथ तुम्हारे नसों में दौड़े, ये करना है अपने को। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी बुक ले लोगे तो बेस्ट है। देखो एनसीईआरटी से, क्योंकि बेसिक्स हम करेंगे, एनसीईआरटी तो आपको करनी चाहिए, उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे एक्चुअली। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अलग अलग कलर के दिल बना के भेज रहे हैं बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं भाई। हमने जितनी भी बातें आज करी, आई एम श्योर आपको वो सारी रेलेवेंट लगी होंगी, कहीं ना कहीं आपने उनसे कनेक्ट जरूर किया होगा। अब आ जाते हैं बेटा मेन मुद्दे पर। देखो क्या लिखा है सर, आर ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट? सर हमारे तो भैया ने, हमारे को तो सीनियर्स ने ये बोला है कि ऑफलाइन में जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता। तो बेटा आज मैं इस बात का जवाब देने वाला हूं आपको बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में। जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिलती थी, क्या उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता था? पहले तो ये बताओ। होता था पहले, हमारे टाइम में भी होता था, करते थे वो वैसे करके मेहनत। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो ऑफलाइन में बच्चों को मिलती है, उनसे ज्यादा ही मिल रही हैं। ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा ही मिल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे ऑफलाइन में तो यार टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं होती। तुम्हें तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन के अंदर इतनी चीजें मिल रही हैं, डीपीपी, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट, क्लास नोट्स, होमवर्क मटेरियल, सब कुछ मिल रहा है। एक ही चीज नहीं मिल रही, बस बताऊं क्या नहीं मिल रही? प्रेशर। ऑफलाइन में जाओगे तो कोई ना कोई डंडा देने के लिए सर पे बैठा रहेगा। सर देख रहे हैं अरे यार अभी मेरे को क्लास मस्ती करने का मूड होगा, सर देख रहे हैं अरे यार पढ़ने लग जाओगे, है ना। सर ने बुला लिया, अरे क्या मस्ती कर रहे हो, पीछे बातें क्यों कर रहे हो, उठा दिया, राइट। ये चीजें मिसिंग है ऑनलाइन में। खैर अब तो वो भी आ गई है फीचर, तुम्हें पता है, लाइव वीडियो कॉल वाली। बट ये चीजें मिसिंग है ऑनलाइन में।
कहीं ना कहीं बेटा, अगर मैं कहने का मतलब क्या है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आपको पता है कि नहीं यार मुझे तो बेस्ट लेना है, ये मेरे हित की चीज है और ये मेरे अगेंस्ट है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप ऑनलाइन में जो जो बताया जा रहा है, अगर बिना किसी के डंडा दिए अगर आप वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऑनलाइन से सिलेक्शन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रॉब्लम कहां आती है, हमें आदत होती है यार, हम बच्चे छोटे बचपन से ऐसे ही करते आए ना यार, मम्मी ने पूछा होमवर्क किया नहीं किया, नहीं कि हाँ अब कर लेता हूं, मम्मा मम्मी डांट ना दे, पापा डांट देंगे यार होमवर्क नहीं किया। तो वो हैबिट अगर आपको डली हुई है, उस हैबिट को चेंज करो। पहले तो अपने आप से सच बोलना सीखो यार। झूठ किससे बोलोगे तुम? हमें बोल दोगे हाँ सर मैंने कर लिया होमवर्क, हाँ सर, क्या फायदा होगा उससे? अल्टीमेटली रिजल्ट से पता लग ही जाएगा ना। तो अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो आज से ये वादा करिए कि यार मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूंगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ। सर अगर पूछेंगे क्वेश्चन, अगर मैंने नहीं किया होगा तो नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये नहीं कि मैं क्लास में बस बॉन्ड बन रहा हूं और सबके सामने तो आंसर इंटरनेट पे सर्च करके बता दिया और मैंने असली में तो निकाला ही नहीं था आंसर। इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बेटा इन सब में आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट हैं। ट्रस्ट मी, इतना जबरदस्त आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग रेडी हैं मेहनत करने के लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम वही आती है कि हम बीच में कहीं ना कहीं मक्कारी करने पे उतर आते हैं। अगर आपने वो मक्कारी नहीं करी या बहुत ही रेयर करी, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हाँ, ऑलमोस्ट अपनी हैबिट बन गई हर दूसरे दिन कि ये चैट में कुछ उल्टा सीधा लिख दें, मजे ले लें थोड़ा सर के साथ, किसी बच्चे को उल्टा सीधा बोल दें, होमवर्क ना करें, क्लास को अरे रिकॉर्डेड ही देख लेंगे, तो आप फंस जाएंगे, फिर नहीं होने वाला सिलेक्शन। देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को सुनने में कड़वी लग रही होंगी, बट ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं बेटा, राइट। चलिए, तो ये बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि अब ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट है। आंसर इज यस, ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से सफिशिएंट है। आपको कोई साथ में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन करना है, अगर आप बेटा सारी चीजें ढंग से एक एक करते हैं तो। हाँ, अपने को हैबिट है कोई ना कोई डांटता रहे, हर समय कुछ बोलता रहे, तो नहीं होने वाला। वो तो ऑफलाइन में भी नहीं होता यार, कोई टीचर 2 बार बोलेगा, तीसरी बार नहीं करके आओगे, वो भी सबको यही काम थोड़ी है कि तुम्हें डांटते रहे यार। वो तो उस पर फोकस करेंगे ऑफलाइन में, जिसको जो अच्छा कर रहा है बच्चा वो रिजल्ट लाके देगा। तुम्हें 2 बार बोल देगा, 3 बार बोल देगा, राइट। चलिए, अब ऑनलाइन में फिर करना कैसे? अब बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए रेडी होते हैं कि हाँ सर हम अच्छी तरह करेंगे, मैं चैट पे भी देख रहा हूँ सर, आई एम रेडी, आई प्रॉमिस सर, मैं बेस्ट दूंगा, मैं बेस्ट दूंगी ऑनलाइन में। बट उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता देना कैसे है बेस्ट, उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली किस तरह, क्योंकि नई चीजें हैं ना, अभी रिसेंटली आई हैं कुछ टाइम पहले ही। तो किस तरह से बेस्ट देना है बेटा ऑनलाइन में, ये अब हम सीख लेते हैं, राइट। किस तरह से बेस्ट देना है, सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, लेक्चर लाइव देखो। रिकॉर्डिंग मिल रही है तुम्हें, इसका ये मतलब नहीं है उसका दुरुपयोग करो कि भाई रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, चलो आज तो यार शाम को मौसम बढ़िया हो रहा है, चलो चाय पीने कहीं निकल जाते हैं यार, बारिश हो रही है घूम आते हैं थोड़ा सा, मौसम बढ़िया हो रहा है, शाम को आज तो क्लास की जगह सर क्रिकेट खिलाते हैं, दोस्त आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ चाय पी लेते हैं, कल को देख लेंगे रिकॉर्डिंग, कल सुबह उठ के देख लूंगा। नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारा जो शेड्यूल है तुमने वही फॉलो करना है, तुम्हें वही फॉलो करना है। अनलेस तुम्हारी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, हेल्थ बहुत खराब हो गई है या कोई घर में इमरजेंसी आ गई है, तो आप मिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं छोटे मोटे रीजंस की वजह से, आप लाइव की जगह रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप इससे बड़ी गलती नहीं कर सकते। आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप बैकलॉग क्रिएट करने का सबसे पहला एक स्टेप ले रहे हैं कह लीजिए, और अपने ड्रीम से दूर जाने का पहला स्टेप ले रहे हैं। तो अपने को आज सभी बच्चों को अपने आप से प्रॉमिस करनी है कि सारे लेक्चर्स में 99.9% लाइव देखूंगा। हाँ, कभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, थोड़ी बहुत, ये नहीं कि जुकाम खांसी, अरे सर जुकाम खांसी हो गया आज लाइव नहीं देखता, मैं सो जाता हूं सर, रात को देख लूंगा सर, वो नहीं होने वाला। हाँ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है यार, बैठ ही नहीं पा रहे हम तो यार, रेस्ट करने की जरूरत है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने को, या घर में किसी की ऐसी हालत खराब है, तो आप सिर्फ मेडिकल रीजन ही एक हो सकता है जब आप लाइव क्लास ना देखें, बाकी कोई रीजन नहीं है इस दुनिया में। आपको क्लासेस लाइव देखनी है। लाइव क्लासेस क्यों देखनी है? क्यों देखनी है सर? लाइव रिकॉर्डेड देख लेंगे, अपनी स्पीड से देख लेंगे ना, पॉज कर करके देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है सर आपको? है ना, सोच रहे होगे ये चीज कि सर क्या आप भी बेकार में बोले जा रहे हो। लाइव क्यों देखनी है? चलो चैट पे बताओ, लाइव देखने के क्या फायदे हैं या रिकॉर्डेड के क्या नुकसान है?
जल्दी बताइए, क्यों देखनी है लाइव क्लासेस? बैकलॉग, हाँ बैकलॉग बनता है जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो कई बार बैकलॉग बनने की स्टार्टिंग हो जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और क्या होता है, बहुत सारे लोग बैकलॉग 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 ही लिख रहे हैं, फोकस लिख रहे हैं कुछ लोग, कंसिस्टेंसी लिख रहे हैं कुछ लोग, बहुत तेजी से चैट चल रही है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ने की, बच्चों नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, साथ साथ डिसिप्लिन लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी ने नहीं लिखी, किसी ने नहीं लिखी, या मैं पढ़ नहीं पाया ऐसा कह लीजिए, किसी का भी। हाँ, डाउट्स भी लिख रहे हैं कुछ लोग। डाउट्स तो बेटा फिर भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि बाद में भी आप चैट में रिप्लाई कर सकते हो, बाद में भी आप सारथी में पूछ सकते हो, बहुत तरीके हैं बाद में भी डाउट पूछने के। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लाइव इंटरेक्शन। हम लोग जब लाइव होंगे ना तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं यार, सर के साथ, मैम के साथ, जो भी आपको पढ़ा रहा है। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन सिर्फ वन वे नहीं होती। ये अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सर से सीख लूंगा और आईआईटी क्लियर कर लूंगा, तो आपसे बड़ी गलतफहमी में कोई नहीं है। जेई की प्रिपरेशन होती है जब आप टीचर से तो सीख ही रहे हैं, साथ में अपना भी माइंड बता रहे हैं कि सर मैंने तो ये किया, इसमें क्या गलती है सर। लाइव इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप जो डिस्कशन कर रहे हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया उसको, उसको सॉल्व करने के 10 तरीके और हो सकते थे यार, या तुमने जो किया उसमें क्या गलत था, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो वो चीज कब होंगी, जब तुम लाइव क्लास में बैठ के इंटरेक्शन करोगे, जब अपना मैसेज बार बार लिखोगे, कभी तो पढ़ेंगे ना सर और रिप्लाई करेंगे उसका, जब लिखते रहोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिकॉर्डेड में आपके पास ये एडवांटेज नहीं है। आप रिकॉर्डेड में क्या करोगे मैं बताता हूं, जो सर ने बताया वो समझ लिया, सिर्फ वन साइडेड नॉलेज लोगे, उससे आपका दिमाग शार्प नहीं होगा। उसमें तो आप एक तरह से कह लीजिए हमारा दिमाग में खोला कुछ, किसी ने भर दिया। बट आईआईटी क्लियर कैसे होता है, जब हम अपने दिमाग में कुछ भर रहे हैं और कुछ बाहर भी निकाल रहे हैं, साथ साथ टीचर से भी पूछ रहे हैं, अरे सर ये कैसे होगा, या मैंने तो सर ये किया, इसमें क्या गलती है बताओ, या इसमें क्यों प्रॉब्लम है, आपका ही मेथड क्यों सही है, हो सकता है तुम्हारा मेथड और भी बढ़िया हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से आपको लाइव देखनी है। बाकी फैक्टर्स तो हैं ही जो आप लोगों ने लिखे, डिसिप्लिन है, बैकलॉग नहीं बनेगा, वो सारी चीजें तो हैं ही। तो लाइव देखनी है क्लासेस। नोट्स बनाओ, ये तो मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया है। नोट्स खुद से बनाने हैं बेटा, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ आ जाती है, इसका ये मतलब नहीं है आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि बेटा नोट्स खुद से बनाने हैं, 3 नोटबुक बनानी है, और सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगला पॉइंट, जैसे ऑफलाइन क्लास अटेंड करते बिल्कुल वैसे ही आपको ऑनलाइन पढ़नी है। ऑफलाइन जैसे जो तुम ऑफलाइन में करते ना, तुम्हें ये सोचना ही नहीं कि मेरा ऑनलाइन है तो मैं ये चेंज कर लेता हूं, नहीं। तुम्हारा अगर 4 से 8 का शेड्यूल है तो वो है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तुम्हें अगर होमवर्क करना है तो करना है, तुम्हें जैसे ऑफलाइन में पढ़ते बेटा बिल्कुल वैसे ही तुम्हें ऑनलाइन में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन अगर चाहते हो तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर तुम ढीले पड़ गए सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया बेटा, क्लास में पार्टिसिपेट करो, टीचर से क्वेश्चन पूछो, चैट का यूज करो, डाउट्स का यूज करो, टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे। चाहे ये मत सोचो अरे सर ये तो बड़ा सिली डाउट है। डाउट क्यों सिली है भाई, सिली डाउट तभी तक है जब तक तुमने अपने दिल में रखा हुआ है, जब तक तुम उसे पूछो ना। जब टीचर्स कह रहे हैं कि पूछो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है आप पूछिए। हो सकता है आप 10 बार कोई ऐसी चीज पूछें जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट आगे जाके आपके डाउट्स रिफाइन होंगे, ऐसे ही तो सीखोगे धीरे धीरे। तो डाउट्स क्लियर करने से, डाउट का ये मतलब नहीं होता कि यार मैं इस क्वेश्चन में फंस गया, ये कैसे करूं, ये तो होता ही है एक डाउट। इसके अलावा भी डाउट होता है कि यार ये वाली चीज ऐसे ही क्यों करी सर, ऐसे करी, ए के बाद आप बी पे ही क्यों गए, ए के बाद सी पे क्यों नहीं आए, मैं तो सी पे गया सर, इसमें क्या गलत था, क्या इसमें भी कुछ गलत था, या उसके थ्रू भी मैं फाइनल आंसर तक पहुंच सकता था। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी क्लास में, इंटरेक्शन तुम्हें करना पड़ेगा, क्वेश्चंस तुम पूछने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस डेली करो, जो भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, डीपीपीज मिलेंगी, उनको डेली करना है तो करना है। अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन नहीं मिलेंगी क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, बट उसके बाद बहुत तेजी से डीपीपीज मिलेंगी, बहुत तेजी से एकदम स्पीड पकड़ लेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर रहना है, राइट। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि बेटा मैंने बोला आज के लेक्चर में तो मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता दी, हो सकता है अगले 10 दिन अब मैं तुम्हें पढ़ाऊं क्योंकि हमें सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, राइट। बट जो तुम्हारे टीचर्स कह रहे हैं, चाहे मैथ्स में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, एक बार ट्रस्ट कर लिया ना, पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट करते हो ना, अलग सर पे ट्रस्ट करते हो, तो आपको बेटा ट्रस्ट करके चलना है। ये नहीं सोचना अरे सर ने ये नहीं बताया, अरे वो वाली बुक सर ने नहीं बताई, सर को पता ही नहीं होगी,
वो वाली मुझे वहां से पता लग गई। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन देने वाले हजारों लोग होंगे, ठीक है, बट आपको वही इंफॉर्मेशन लेनी है जो आपके टीचर्स दे रहे हैं बैच के, जो आपके मेंटर्स दे रहे हैं, जो आपके गुरु दे रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यार हमसे पूछो ना, आप चैट पे लिखो, सारथी पे पूछो, वो आपको करना है। ये नहीं कि आपको 10 लोग अलग अलग 10 एडवाइस दे रहे हैं और आपने 10 बातें मान ली, कुछ नहीं होगा उससे। तो टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो और सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने तो यही किया यार, हमें सर ने जो बोल दिया हमारे टाइम पे, मैं जिनसे मैथ्स पढ़ा हूं, बंसल सर से पढ़ा हूं, तो वो उन्होंने कई बार क्या किया कि कई बार उन्होंने गलती से क्वेश्चन नंबर टिक करवाते थे वो होमवर्क के लिए कि 1 से ऐसे, ठीक है, तो कई बार उनका ना एक 1 ज्यादा लग जाता था। 1 से 20 देने की जगह कई बार 1 से 1 to 1 लिख दिया ऐसे उन्होंने। हम उतने करके आते थे अगली क्लास में, चाहे उन्होंने बोल दिया ना बस, तो हमने मान लिया। ये होना चाहिए कि सर ने अगर कुछ कह दिया तो हमें वो बात माननी है, चाहे सर, ये नहीं सोचना कि अरे ये गलत है या सही है। सर को नहीं पता यार, हमारे तो स्कूल के भी एग्जाम है, सर को सब पता है बेटा, कब स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, कब हाफ ईयरली आते हैं, कब तुम फ्री होते हो, कब फिजिक्स में टफ चल रहा है ये भी पता है हमें, कब मैथ्स में टफ चल रहा है फिजिक्स वाले सर को ये भी पता है। सबको सब कुछ पता होता है, क्योंकि पहली बार नहीं कर रहे, 13 साल हो चुके हैं, राइट। 13 साल से हर साल हम तुम्हारे जैसे बच्चों को देख रहे हैं, ऑफलाइन में उनकी प्रॉब्लम समझी है, देखा है कि यार वो कहां पे फंसते हैं और जो सही करते हैं वो कैसे सही करते हैं। तो वो चीजों का एक्सपीरियंस तुम लो, या फिर तुम अपना दिमाग लगा लो, चॉइस इज योर्स, क्या करना चाहते हो। डेफिनेटली तुम्हें यही करना चाहिए बेटा, टीचर्स को सुनना है, जो भी वो कह रहे हैं वो मानना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थी कुछ बातें जो हमने आज के लेक्चर में की हैं, डिस्कशन किया है किस तरह से प्रिपेयर करना है हमें जेईई का। देखो ये बातें बार बार नहीं हो पाएंगी, पहले इस बात को समझना है, ये बातें बार बार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सिलेबस भी खत्म करना है, राइट। और अगर हम यही चीजें बार बार करते रहे, सर मोटिवेशन दे दो, सर मोटिवेट भी करूंगा मैं, बट रोज ही अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो तुम पढ़ाई कब करोगे यार। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से बड़ा झूठ नहीं है लाइफ में, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अपने प्रोसेस को फॉलो करो, हैबिट बनाओ अपनी कि यार मुझे ये करना ही है, ये मेरी हैबिट है, बस अपने आप रिजल्ट मिलेगा यार। तुम अगर ये सोचोगे कोई मुझे मोटिवेट कर दे आके यार कि यार अब मैं पढ़ूं अगले 10 दिन, तो वो मोटिवेशन 10 दिन काम आएगा, 20 दिन बाद फिर तुम वहीं पे पहुंच जाओगे। तुम्हें हैबिट डालनी है अपनी कि मेरे को जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं ना उसमें मुझे मजा आने लग जाए। मुझे कोई बोले ही ना कि यार मुझे जाके प्रैक्टिस करनी है अभी, तो मुझे मजा आ जाए, अरे यार आज ये सर ने पढ़ाया है बढ़िया चीज, मेरे को घर जाके मन करे कि मैं यार इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप सही ट्रैक पर हैं। किसी की मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, सिर्फ प्रोसेसेस चाहिए। हाँ कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है कभी कभी कि यार अरे यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, या कुछ चीज हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब आप मोटिवेशन मांगिए या मोटिवेशनल वीडियो देखिए। बट रोज ही देख रहे हैं हम, रोज ही हमारे को कोई ना कोई धक्का मारने वाला चाहिए, वो सही तरीका नहीं है, राइट। चलिए तो अब हम लोगों ने बेटा ये बात कर ली है, जैसा कि मैंने बोला कि बार बार हम ये डिस्कशंस नहीं करेंगे रेगुलरली करेंगे, बट रोज ये नहीं करना। आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा ये किसी किताब में नहीं लिखा। सिर्फ पढ़ते जाओगे तो उन 1 लाख में फंस के रह जाओगे जो पढ़ते हैं। 10 लाख से सिर्फ 1 लाख तक पहुंच पाओगे, बट अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, जो चीजें बताई हैं इन्हें फॉलो करोगे, तब उन 10,000 के अंदर पहुंचोगे, राइट। चलिए तो फाइनल कमेंट्स आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, लास्ट के 2 मिनट हैं। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स, अपना फर्स्ट जो है पार्ट आज का जो हम करने वाले हैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पीवाईक्यूज बेटा, पीवाईक्यूज आपके मॉड्यूल के अंदर सारे होंगे, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी। जब मुझे सही लगेगा, अभी स्टार्टिंग में एकदम से पीवाईक्यू नहीं कर पाओगे, 1-2 चैप्टर्स हो जाएं तब आप लोग सारे पीवाईक्यूज कर पाएंगे, तब मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सर डमी स्कूल नाम की कोई चीज होती है, ऐसा मैं देखो ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता कि आपको लेना चाहिए या नहीं, बट हाँ ये फैक्ट जरूर है कि भाई जितने ज्यादा घंटे हमारे पास हो सेल्फ स्टडी करने के, उतना हमारे लिए बेटर है आईआईटी के लिए प्रिपरेशन में। तो ये बात तो एक है, जितने ज्यादा आप घंटे निकाल सकें, वो जो भी तरीका हो सकता है, समझदार लोग समझ गए होंगे शायद। हाँ सर मॉड्यूल्स कैसे लें, तो मॉड्यूल्स को आई थिंक लेने का तरीका आपको ओरिएंटेशन वाले दिन बताया था। ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। सर टाइम टेबल, हाँ
टाइम टेबल देखो बेटा तुम्हें खुद बनाना है अपना, मैं एक जनरल टाइम टेबल नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है तुम स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, कितने दिन छुट्टी लेते हो, सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी रहती है, कितने बजे तक पढ़ते हो, तुम्हें मैक्सिमम घंटे निकालने हैं यार अपने दिन में। ट्रस्ट मी, शुरू के 2-3 महीने प्रॉब्लम होगी, ये बात मैं बोलना भूल गया भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करोगे ना, शुरू के 2-3 महीने ऐसा लगेगा यार कहां फंस गया, कहां फंस गया यार, कहां फंस गई यार, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो इस बात को याद करना कि सर ने बोला था कि भाई ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और उसके बाद ही बेटा तुम्हें मजा आना शुरू होगा। जब तुम उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे तुम्हें लगेगा मैं कहीं फंस गया हूं यार, तो आप तब भी गिव अप मत करना, बस करते जाना। उसके बाद जाके तुम्हारा अच्छा समय आने वाला होगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब चीजें ठीक चल रही हैं। बट अगर उस समय गिव अप कर दिया तो तुम उन 9 लाख के अंदर रह जाओगे जो अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट। इनफैक्ट मैं खुद भी तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा कभी, जब मैं कोटा गया था ना, तो 1 महीने में मेरा जोश ठंडा हो गया था। 1 महीने के बाद, शुरू में तो बड़ा जोश में थे, अरे यार अब आईआईटी फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1 महीने बाद ऐसी नानी याद आई कि भाई घर पे फोन लगा दिया, भाई हमारे बस की नहीं है, हम तो आ रहे हैं वापस। बट उसके बाद क्या हुआ, कैसे कहानी बनी, कैसे मैंने आईआईटी कर लिया, उसके बाद भी क्या मोटिवेशन रहा मेरा, बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। बट ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी लाइफ में भी बेटा वो दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा शायद हमने गलती कर दी आईआईटी की तैयारी करके, या फिर साइंस लेके, लगेगा कि टफ लगेगा। चाहे नीट के लिए भी करो यार, जिसमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करोगे, चाहे तुम एमबीए के लिए करो आगे जाके, कभी ना कभी जहां पे भी कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें एक बार ये फीलिंग जरूर आएगी, अरे यार फंस गए। क्योंकि साथ वाले बड़े मस्ती कर रहे होंगे स्कूल में, कॉमर्स वाले जो हैं, आर्ट्स वाले, उनकी मस्ती अलग चल रही होगी, तो हमें कहीं ना, सोशल मीडिया होता है, वहां पे लोगों की फेक लाइफ देख के हमें बड़ा वो लगता है, अरे यार हम तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लाइफ में फन, तो हम तो यार पढ़े जा रहे हैं, दिन रात बस बैठ के पढ़ते रहते हैं। ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग बहुत आगे हैं उन लोगों से, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने फ्यूचर के बारे में बेटा सोचना शुरू कर दिया है, और वो अभी तो मजे कर रहे हैं, बट फ्यूचर में पछताएंगे, क्योंकि तब जाके उन्हें याद आएगा कि सही समय पे सही चीज करनी बहुत जरूरी होती है। तो आप लोग सही समय पे सही चीज कर रहे हैं, विच इज एफर्ट दे रहे हैं, अपना पढ़ाई पे टाइम है पढ़ाई करने का। फ्यूचर में जब टाइम आएगा मस्ती भी करेंगे यार, ये मत सोचना तुम्हें लाइफ भर यही करना है। ट्रस्ट मी, एक बार अच्छे कॉलेज में चलेगा, इतनी मस्ती है वहां, इतने मजे हैं, बताऊंगा तुम्हें किससे आईआईटी में कितने फन होते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए। सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, किसी ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो बेटा स्लीप डिप्राइव नहीं करना है, ये नहीं कि मैं तो 4 घंटे ही सोऊंगा, 5 घंटे ही सोऊंगी। आप प्रॉपर जितने घंटे में आपको रेस्ट, आपकी बॉडी और माइंड रेस्ट होना चाहिए। 6 घंटे 7 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए यार मेरे हिसाब से। मैं अपना बताऊं तो मैं तो यार 7 से 8 घंटे सोता था आईआईटी की तैयारी में, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता था, बिकॉज स्कूल जाते नहीं थे हम लोग, तो हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता था। बट अगर स्कूल जाते हो 7 घंटे भी आई थिंक इनफ है। चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए, या और कोई क्वेश्चन है जल्दी बताइए। अगर स्टार्ट करना है, आगे बढ़े मैथ्स में, तो जल्दी से थम्स अप लिखकर भेजिए, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर वाई रफ नोटबुक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्योंकि देखो, जब क्लास में मैं मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन देता हूं, तो तुम अपनी फेयर नोटबुक में थोड़ी ना उसको करोगे, उसको रफ में अटेम्प्ट करोगे, राइट, ताकि तुम्हारा काटा पीटी ना हो। फेयर नोटबुक जब नोट्स की बनाओगे तो वहां पे तुम्हें काटा पीटी नहीं करनी, बहुत प्रॉपरली बनाना है नोट्स के, एक एक क्वेश्चन ढंग से लिखना है उसमें रिविजन करते वक्त। शाबाश, काफी सारे थम्स अप, अंगूठे, दिल, फूल, रोज, झंडे आ चुके हैं। स्टार्ट किया जाए बड़ी, चलिए। तो बच्चों, एक बार आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी शुरू हो रही है आज, ट्रस्ट मी, जो आज का दिन है ना, तुम्हें लाइफ भर याद रहेगा। अगर तुमने अच्छी तरह प्रिपरेशन करी तब भी याद रहेगा, और अगर गड़बड़ करी तब भी याद रहेगा कि काश उस दिन वाली बात सर की सुन ली होती, तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते। तो इसलिए ये दिन तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, और तुम सभी को मैं अपनी तरफ से बेटा बेस्ट विशेष देता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि तुम लोग जो अचीव करना चाहते हो वो कर पाओ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे और तुम्हारे टारगेट के बीच में सिर्फ एक बंदा खड़ा है, वो है तुम। अगर तुमने मेहनत कर ली बेटा, कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करे, ढंग से बातें मान ली, तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलने वाला है, सक्सेस जरूर मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो आज हम लोग बच्चा बहुत ज्यादा कोई नई चीजें नहीं करने वाले, मैथ शुरू करते हैं। चलो अब आ जाओ वापस सब लोग नोटबुक लेके बैठेंगे भाई, जब भी क्लासेस अटेंड करेंगे। ये नहीं बस वीडियो देख रहे हैं, एक साइड पिक्चर चल रही है बस, नहीं, साथ साथ रफ नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चंस दूंगा अटेम्प्ट करने को, खुद से करने हैं, पोल्स करेंगे हम, तो जल्दी से आंसर दोगे, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा क्लास में, चैंपियन बनोगे तुम।
राइट। चलिए, तो हम लोग आज बेटा नया 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दो क्लासेस में क्या करेंगे, हम वो चीजें रिवाइज करेंगे जो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से या 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां बच्चे फंसते हैं, जो 11th में जेई में काम आती हैं बहुत। तो सबसे पहली ऐसी चीज है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अब ये बातें आप लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ी होंगी, बट सैडली बहुत सारे बच्चे इन्हें भूल जाते हैं, तो इनको याद रखनी है। ये सब आपकी नोट्स की पीपीटी में मिल जाएंगी। एक बार जल्दी से बता देता हूं, ए की पावर माइनस एम 1 अपॉन ए की पावर एम हो जाती है। जैसे तुम्हें पता है भाई 3 की पावर माइनस 5 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, राइट। नेगेटिव पावर को नीचे लेके पॉजिटिव कर लेते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए। ये सब एक्सपोनेंट्स की थ्योरम आपने जरूर पढ़ी होंगी। कोई ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में नहीं पढ़ी तो वो चैट पे लिख के बता दे नो, बाकी सब यस लिख दें। सर वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल भी करूंगा बेटा, डोंट वरी, वीडियो कॉल भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अभी तो पहला दिन है यार, सारी चीजें आज ही कर लेंगे क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा जो भी बच्चे, बहुत सारे आई थिंक 90% बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, 10% बच्चे नो लिख रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं ये करवा रहा हूं। ये बातें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी हैं तो अपनी 8वीं 9वीं कक्षा की किताब उठाइए, वहां से एक्सपोनेंट जरूर पढ़नी है अपने को, राइट। मैं एक बार क्विक समरी दे देता हूं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जैसे मान लीजिए आपके पास होता है, मान लो 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 15 लिखा है। तो जब मल्टीप्लाई है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 10 प्लस 15 मतलब 3 की पावर 25 लिख सकते हो, राइट। पावर्स ऐड हो जाती हैं जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर हाफ दे दे कोई आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि 7 नीचे सेम है, ऊपर की पावर ऐड हो जाती है। 7 की पावर 5 प्लस हाफ हो जाएगा, 7 की पावर 5 प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है सर। तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे, एलसीएम लेके 7 की पावर 11/2 हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये बन जाता है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी। डिवीजन में जैसे मल्टीप्लाई में ऐड होता है, मल्टीप्लाई जब थे तो ऐड था, डिवीजन में ये डिवाइडेड का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर से 3/2 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 सेम है, डिवीजन है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 7 की पावर एलसीएम ले लो, 5 2 10 माइनस 3/2 यानी कि 7 की पावर 7/2 बन जाएगा। ये इस तरह से करना होता है, राइट। ये सब बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं। देखो ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसी में फंसते हैं। जब आगे मैं हाईफाई चीजें बताऊंगा, सर ये कहां से आया, सर वो कहां से आया, तो तुम्हें आज बता रहा हूं, इसीलिए इनको रिवाइज कर लेना, इन पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर एम की पावर एम, जैसे मान लीजिए 7 की पावर 2 7 की पावर 2 की पावर 5 लिखा है, 7 की पावर 2 की पावर 5, तो दो पावर्स होती हैं, तो दोनों पावर्स क्या होती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखो m और n क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो 7 की पावर 5 इंटू 2, इसको 7 की पावर 10 लिख सकते हो, राइट। 7 की पावर 10 लिख सकते हो। अगला a की पावर m इंटू b की पावर n। अब तुम ध्यान से देखो, अभी तक क्या था, नीचे वाले सेम थे, a सेम था, राइट। तो पावर्स ऐड हो गई थी, पावर्स ऐड हो गई थी, बट अब नीचे अलग है, पावर सेम है। फिफ्थ वाले में क्या है, नीचे अलग है, ए और बी, पावर सेम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 7 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3, नीचे अलग अलग हैं, नीचे अलग अलग हैं, पावर सेम है। देखो पावर 3 3 सेम है, तो कुछ नहीं होगा भाई, नीचे वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी की पावर एम बन जाएगी, यानी 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, 56 की पावर 3 लिख दोगे, इनको 56 की पावर 3 लिख दोगे, राइट। सर ये छोटी छोटी चीजें नोट्स में लिखनी है क्या बेटा, अगर तुम्हें ये आती हैं, देखो शुरू के जो 1-2 लेक्चर्स हैं, अभी तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, जब मैं 11th का शुरू करूंगा ना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ये रिवीजन वाली चीजें हैं, अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो नोट्स में डेफिनेटली लिखिए, नहीं है तो नोट्स में मत लिखिए इन चीजों को, राइट। सीधे नोट्स वहां से बनाना जहां 11th का मैं शुरू करूंगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, सर ये 11th का शुरू हो गया है तो कुछ ऐसा है,
हमने नहीं पढ़ा हुआ 10th में, राइट? ये सब आपने पढ़ा होगा। एक बार क्विक रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी क्वेश्चन में बनेगा वहां फंस जाओगे, चैट पे लिखोगे सर ये कहां से आया, तो इसीलिए पहले से बता रहा हूं बेटा ये कहां से आया, इस तरह से आया। अगला बिल्कुल वही डिवीजन में, अगर मान लीजिए 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 होता, तो इसको 7/8 की पावर 3, तो ये जिनको छोटी छोटी चीजें लग रही हैं उन्हें नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें लग रहा है अरे सर ये हमें याद नहीं आ रहा, या फिर हाँ थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, वो जरूर लिख लें भाई नोट्स में, ठीक है भाई? चलिए, और उसके बाद बेटा a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो 10 की पावर 0 लिखा हो, 10 की पावर 0 1, 11 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। बचपन में सिखाते हैं यार, बचपन में सिखाते हैं, ठीक है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से अपने को ये सारी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। तो इस एक्सपोनेंट के ऊपर जो हमने सीख लिया, या एक तरह से कह लीजिए रिवाइज कर लिया, जो हमने बचपन में सीखा था, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी तो मैं जेई का क्वेश्चन कराऊंगा इतनी सी चीज पर। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये ऐਵੇਂ ही कर रहे हैं हम, नहीं, जेई का क्वेश्चन करेंगे, देखना इसी बेसिक फंडे पर आ जाता है। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। तो ये पावर में है 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 इज 25 की पावर x माइनस 1, तो 6 की पावर x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? सभी लोग बेटा ट्राई करें इसको, क्योंकि ये ऐसी चीज है यार जो पहली बार तो तुम कर नहीं रहे, एक्सपोनेंट बचपन से कर रहे हो, तो जल्दी से इसका पोल करते हैं और देखते हैं बेटा कौन इसका आंसर पहले देता है। टाइमर मैं सेट कर रहा हूं, आई थिंक 1 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बढ़िया सा आंसर निकाल के दिखाओ, देखते हैं कौन देगा। चैट पे नहीं, पोल पर देना है आपको। 1 मिनट के अंदर आंसर, मैं साइड हो जाता हूं, देखिए। चैट पर आंसर्स मत लिखो भाई, काफी लोग चैट पर लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर पोल आ रहा होगा, आप उस पर आंसर लिखिए, राइट? अभी भी लोग चैट पर लिखे जा रहे हैं, बेटा पोल पर लिखना है आपको, पोल पर लिखना है। टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही समय रह गया है, जल्दी करें, जल्दी आंसर दें बेटा। सभी लोग अपनी स्क्रीन पर आंसर जरूर दें, तुक्के ना मारें, और अगर नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं कि बस तुक्का मार दिया जबरदस्ती हमारा नाम सबसे पहले आए, नहीं, अपने को ऑनेस्ट रहना है। आज ही हमने डिस्कशन किया है कि अपने को ऑनेस्टली सारे काम करने हैं, झूठ किससे बोलेंगे। पोल आ रहा है ना आप लोगों के पास? चलिए तो देखा जाए, सबसे पहले तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। देखो पावर में नेगेटिव सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a की पावर x माइनस वाई को लिख सकता हूं a की पावर x अपॉन a की पावर y, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं LHS में, राइट? सो 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 1, ऐसे लिख दिया, नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है, राइट? माइनस 100 एज इट इज, इसमें भी ऐसे ही करो, पावर में सब्ट्रैक्शन है, 25 की पावर x अपॉन 25 की पावर 1, राइट? ऐसा कुछ हो गया। अब देखो 5 की पावर 2x है, 5 की पावर 2x है, तो 5 की पावर 2x को क्या कर सकते हो, देखो 5 की पावर 2x को क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर की पावर x, राइट? 5 स्क्वायर की पावर x, आज बताया था जब पावर मल्टीप्लाई होती है एक अंदर दूसरी बाहर भी कर सकते हो, यानी 5 स्क्वायर 25 की पावर x हो जाएगा, 25 की पावर x हो जाएगा। तो यानी 5 की पावर 2x को भी क्या लिख सकता हूं, 25 की पावर x अपॉन 5 माइनस 100 इज 25 की पावर x अपॉन 25। इन दोनों को इकट्ठा करो, इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में ले जाओ बेटा, ठीक है? तो 25 की पावर x अपॉन 5 माइनस 25 की पावर x अपॉन 25 इज इक्वल टू 100, 100 उधर चले गया तो प्लस में हो गया,
ठीक है, अब 25 की पावर x ले लो कॉमन, 1/5 माइनस 1/25 रह गया अंदर। समझ गए ये स्टेप? 25 की पावर x इन दोनों में से कॉमन लिया, 1/5 माइनस 1/25 बन गया। इनको सिंप्लीफाई करो, इनको सिंप्लीफाई करो, अंदर वाली चीज को एलसीएम लेके 25, 4/25 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो मैं अभी शुरू में तुम्हें लग सकता है ऐसा डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हम तो एलसीएम ले रहे हैं। धीरे धीरे ऐसी तुम्हें भी आदत डलवानी है। देखो एक एक स्टेप बच्चों की तरह नहीं करेंगे हम, हमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करनी है। तो मैंने कैसे लिया, एक स्टेप दिमाग में कर लिया, 25 कर लिया, 5 माइनस 1 सीधे 4 लिख दिया, राइट, सीधे 4 लिख दिया। और अब इस 4/25 को बेटा राइट में ले जाइए। ठीक है सर, तो अब क्या होगा, इधर लिख रहा हूं देखो, 25 की पावर x इज इक्वल टू 100 इंटू 25 अपॉन 4। इधर जो 4/25 था उधर जाके 25/4 उल्टा हो जाएगा, 4 काट दो 25, सो 25 की पावर x 25 का होल स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू 2 आ गई बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई, बट x नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है, 6 की पावर x, 36 हो गया भाई। आंसर मेरा तो 36 सी आ रहा है, सी आ रहा है। जल्दी से देखा जाए अब किस किसने सही किया, किस किसने सही किया, जल्दी से देखते हैं। क्या बात है, देखो कितने लोगों ने अब देखो गलत किया है, देख रहे हो अब तुम कितने लोगों ने इसका आंसर गलत निकाला है। अब ये है, ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंडामेंटल्स हैं हमारे मैथ्स के 8वीं 9वीं क्लास के, ये वीक रह जाते हैं कई बार। हमने ये इसमें बड़ी प्यारी सी चीज है, कॉमन लेके बहुत स्टेप्स हैं जहां गलतियां करी होंगी। ऐसी चीजें जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पर ध्यान दो, एक एक चीज बेसिक्स पर ध्यान देना है। देखो सी ऑप्शन 27% लोगों ने निकाला है, सी ऑप्शन सही है। पोल नहीं आया था सर, पोल नहीं आया था, अच्छा देखते हैं, कुछ लोगों के आ रहा है, कुछ लोगों के नहीं आ रहा है। तो बच्चों अगर ये चीज आपको टफ लग रही है तो अपनी मेरे ख्याल से 8th क्लास में था देखो एक्सपोनेंट्स, 8th क्लास का एक्सपोनेंट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो भी बुक आपके पास थी, आरडी शर्मा में ऐसे बहुत सवाल हैं, ठीक है, आरएस अग्रवाल में भी हैं, एनसीईआरटी में भी हैं इनफैक्ट, तो इनको आप जरूर करिए, थोड़ा सा अपना रिवीजन करिए बेटा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो जिनको नहीं आता था अब उन्होंने सीख लिया, एक्सपोनेंट्स में इस तरह से हमें खेलना है भाई। चलिए कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं निकाल पाए, देखते हैं किसका आया था पहले आंसर। तो ये रहे भाई हमारे 5 लकी विजेता। पहला नंबर पे मेडल जो मिला है लकी को मिला है, लकी विजेता लकी ही है, नाम भी इनका लकी है, बहुत बढ़िया। नंबर 2 पे जिन्होंने फास्टेस्ट स्पीड के हिसाब से है, मुजामिल रहमान सिद्दीकी ने सेकंड नंबर पे आंसर दिया है बेटा, 5 सेकंड में निकाल दिया देखो लकी ने, वेरी गुड। आयुष कुमार ने 6.3 सेकंड्स में, आयुष कुमार एक और हैं, दो आयुष हैं, क्या बात है। शिवम ने भी निकाला है आंसर। तो टॉप 5 बच्चे ये हैं जिन्होंने आंसर दिया है। और आई होप बच्चों जिन्होंने भी आंसर दिया है, तुक्का नहीं मारा, अगर तुक्का मार के खुश हो रहे हो कि सर ने मेरा नाम ले लिया, तो इससे बड़ी आपकी हार नहीं हो सकती। आपकी जीत तभी है बेटा जब आपने सही में ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो एक और करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, एक और क्वेश्चन करने का बेटा मौका मिल रहा है। सर पोल नहीं आया, चलो मैं देखता हूं, टेक टीम से बात करूंगा, कुछ लोगों के पोल क्यों नहीं आ रहा है, कल उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तुक्का तुक्का नहीं, तुक्का अगर जिसने मारा है अच्छी बात नहीं है भाई, देखो तुक्का मत मारो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये भी ट्राई करेंगे। अगेन इसका लिए भी पोल स्टार्ट कर रहा हूं, इसके लिए बोलो टाइम 90 सेकंड दे देते हैं, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं टाइम को, क्योंकि तुम लोग फिर जल्दबाजी करते हो। चलो 120 सेकंड दे देते हैं। स्टार्ट पोल, 2 मिनट दिए हैं मैंने, जल्दी से करेंगे सभी लोग फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, ऐसी चीज है बेटा जो तुम लोग को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुमने पहले पढ़ी है, इसलिए डायरेक्ट मैं पोल करवा रहा हूं। जब पहली बार कोई चीज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं पहले करवाऊंगा, तो मैं फिर पोल करेंगे, बट ये चीजें ऐसी हैं जो रिवीजन हो रही हैं एक तरह से। चैट पर मत बताइए, पोल पर आंसर दीजिए।
जल्दी से देखिए, ट्राई करें सब लोग, खुद से पेन पेपर उठाएं और ट्राई करें। एक मिनट खत्म हो चुका है आपका, 1 मिनट और बचा है। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं बेटा, जल्दी करें, आंसर दें। आप लोगों ने जो भी आंसर निकाला है तुक्का ना मारें, अगर नहीं आया तो मत आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकंड बचा है, जल्दी टिक कर लो जो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो 3/5 की पावर x इधर दिख रही है, और पावर जब भी रूट होता है बेटा, रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर हाफ। स्क्वायर रूट जब भी आ जाए, स्क्वायर रूट को अगर पावर में लिखना है तो पावर को हाफ बना दिया करो, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सबको पता होगा। अब इधर क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तुम्हें पता होगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है सभी बच्चे जानते हैं बेटा, 6th में सिखाते हैं। 4 इंटू 27 प्लस 17, राइट। सो 4 इंटू 27 प्लस 17 होल अपॉन 27, ये अपना RHS जो होगा राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ होगा। 4 इंटू 27 प्लस 17 अपॉन 27 कितना होता है यार ये, 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8, 108 प्लस 17 अपॉन 27, यानी 125 अपॉन 27। तो राइट साइड में जो लिखा है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 125 अपॉन 27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 125 अपॉन 27 को फर्दर 5/3 का होल क्यूब लिख सकता हूं। इस चीज को 5/3 का होल क्यूब लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3/5 की पावर 1 - 2x है, और पावर में हाफ भी है सर, रूट का मतलब आपने बताया पावर हाफ, और राइट साइड में 5/3 की पावर 3 है सर, राइट, 5/3 की पावर 3 है। अब ये पावर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो 3/5 की पावर 1 - 2x होल बाय 2, ये पावर बन गई। और इधर 3/5 है, इधर भी 3/5 बना लो, तो इधर 3/5 की पावर -3 लिख सकते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। x अपॉन वाई की पावर m इज सेम एज y/x की पावर -m, वही नेगेटिव पावर से आ जाती है, वही चीज मैंने यहां यूज कर ली। देखो 5 3 को 3 5 बना के 3 की जगह -3 लिख दिया, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। बस अब तो पावर को इक्वल कर दो, क्योंकि नीचे यहां भी 3/5 है, यहां भी, तो ये पावर और ये पावर इक्वल होने चाहिए। सो 1 - 2x अपॉन 2 इज -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 को, सो 2x की वैल्यू हो गई 7, x की वैल्यू आ गई 7/2, x की वैल्यू बेटा आ गई 7/2, देख लो जरा, 7/2 आ रहा है भाई x। डी ऑप्शन आ रहा है मेरा, तो डी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं जल्दी से कितने लोगों ने सही निकाला, देखा जाए। डी ऑप्शन सबसे कम लोगों ने निकाला है भाई, देख रहे हो खेल, देख रहे हो अब तुम। कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि सर ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, उसमें भी गलतियां हो रही हैं हमारी, तो आज के लेक्चर के बाद बेटा ये समझो एक्सपोनेंट्स जाके रिवाइज करने, क्योंकि ये सब चीजें लगेंगी बेटा, ये सब चीजें लगने वाली हैं जब हम मेन चीजों पे आएंगे ना, जेई रिलेटेड, तो ये बहुत बेसिक सा स्टेप होगा, वहां पे वहां तुम फंस जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूं इसको अभी से रिवाइज करो। नो पोल, नो पोल, काफी लोगों का एक्चुअली पोल आ ही नहीं पा रहा है, इसलिए भी उतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पा रहा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, जल्दी बताइए, क्या ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से थम्स अप लिख के भेजें। हम्म तो जो लोग नो पोल लिख के भेज रहे हैं बेटा, मैं एक बार टेक टीम से डेफिनेटली बात करूंगा कि क्यों आप लोगों को पोल नहीं मिल रहा है, और इसका कुछ सोल्यूशन कल निकालने की कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में, राइट? यस सर, यस सर, चलिए वेरी गुड, थम्स अप लिख दिया, काफी लोगों के थम्स अप आ गए हैं। दैट मींस अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अब जल्दी से बेटा तैयार हो जाओ। इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पर भी अब हम एक पीवाईक्यू करेंगे, एक ऐसा सवाल जो जेई में पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम लोग सोच रहे होगे कि सर इतने बेसिक फंडे पर, ये 8वीं 9वीं क्लास के कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आया है। बिल्कुल आया है बेटा, बिल्कुल आया है, क्योंकि इसमें तुम ही गलतियां नहीं करते, बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अटेम्प्ट। फिर से एक पोल किया जाएगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखो 2017 का जेई मेन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे सब लोग, राइट? चलो फिर से पोल किया जाए। इस बार फिर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं और देखते हैं कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन को। जल्दी ट्राई करिए। एक मिनट रह गया है, चैट लिखना बंद करो भाई, नोटबुक खोलो जल्दी और उसमें पेन चला के आंसर निकालो। और ये ध्यान रखना, सम ऑफ रियल वैल्यूज पूछा है, सम ऑफ वैल्यूज। हम्म उतना भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी आज हमने करे हैं उनमें सबसे इजी ये है। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा, अटेम्प्ट करना इसको आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 2 की कुछ पावर दी हुई है, ये लंबी चौड़ी सी कुछ पावर है और वो 1 है। तो आज बताया था बेटा किसी भी नंबर की पावर 1 कब आती है, फाइनल वैल्यू 1 कब आती है? 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, इस 1 को 2 की पावर 0 लिख लिया बेटा। और अब कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो पावर जो है ये पूरी, बेसिकली 1 को 2 की पावर 0 लिखा तो ये पूरी चीज 0 के बराबर हो जाएगी। सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 शुड बी इक्वल टू 0 बेटा। ये पावर जब 0 हो जाएगी पूरी तो आपका आंसर 1 आ जाएगा भाई, सिंपल लैंग्वेज में, राइट? अब दिस इंटू दिस 0 है, इसका मतलब आइदर दिस 0, सो आइदर x माइनस 1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 0। तो यहां से तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, यहां से तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई, और यहां से अब तुम चाहो तो वैसे तो x सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक की भाई सबको आनी चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं मैं, x 5 लाना है 50, तो 10x और माइनस 5x लिखकर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी बेटा। इन दोनों में से x कॉमन और इन दोनों में से -5 कॉमन, राइट? तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर से आइदर दिस 0 x माइनस 5 0, तो x 5 आ गया, और x प्लस 10 0, तो x माइनस 10 आ गया। फाइनल 3 आंसर्स आ गए, एक x की वैल्यू 1 आई, एक 5 आई और एक -10 आई, राइट? सबका सम पूछा गया है मुझसे, क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सम कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 माइनस 10, 6 माइनस 10, -4 आ रहा है मेरा, तो भाई सी आ रहा है, सी आ रहा है -4।
-4 आ रहा है। देखा जाए सी आंसर सही है या गलत है, देखते हैं। सी ऑप्शन नहीं सही तो है ही, बस पोल देखते हैं कितना आया, कितने लोगों ने दिया। क्या बात है भाई, अब देखो जेई वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा सब लोगों ने सही कर दिया। करेक्ट आंसर 36% लोगों का आया, बट अभी भी काफी लोगों का गलत आ रहा है। तो बेटा बेसिक फंडों पर ध्यान देना है हमें। तो बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। चलिए देखा जाए किसने सबसे पहले किया। नेहा बंतु, क्या बात है बेटा, 3.5 सेकंड में इन्होंने क्वेश्चन सही कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। उसके बाद अमित शर्मा ने 3.78 सेकंड्स में किया। मधुकर पाल 3rd नंबर पर हैं और 4th नंबर पे केशव 4 सेकंड, थोड़ा सा ही पीछे रह गए। सनी कुमार यादव 4.1 सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत जल्दी आंसर्स निकाले हैं, शाबाश। यही इसी तरह से बस करते रहिए। और जिनका बेटा आंसर नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि हमें एक्सपोनेंट्स के ऊपर वर्क करना होगा। आप लोगों को एक्सपोनेंट्स पर बेटा वर्क करना जरूरी है, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने शुरुआत में लिखी थी आपके नोट्स में भी मिल जाएंगी। इनको आप लोग रिवाइज करिए। जहां से भी आपने पढ़ा था, आप जिस भी बोर्ड में थे, ये आपने इंडाइसिस नाम का पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट, पावर, कुछ भी नाम हो सकता है आपका। 8वीं या 9वीं क्लास में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। इसको देखो, तुम उसके ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, उसके ऊपर तो फंडामेंटल। जेई ये नहीं देखता, पता है हमें क्या लगता है जेई बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, नहीं। जेई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। वो ऐसे छोटे छोटे फंडों पे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके ऊपर हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो अगर हमने वो चीजें कर ली, ध्यान एक एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप करे, तो आप जेई क्लियर कर लेंगे, राइट। तो इन सबको बेटा रिवाइज करेंगे। आप लोग एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करेंगे आज के लेक्चर में। होमवर्क बस यही है, तुम्हें एक्सपोनेंट्स रिवाइज करनी है। और जो लोग थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि सर थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन दीजिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। इसको ट्राई आप लोग करना, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इस बार 2 अननोन्स हैं, एम और एन। ये अभी नहीं करना, घर पे करना आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समय ज्यादा लेना इसके अंदर, राइट। आपको इसका आंसर निकाल के बताना है क्या आएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट। चलिए, तो अब हमने ये चीज तो कर ली है। इसके बाद देखो कल क्या करेंगे हम। कल ये वाले फॉर्मूले इसको रिवाइज करेंगे, पहले ही बता रहा हूं, ताकि तुम लोग बेटा पढ़ के बैठ जाओ पहले से। ये वाले फॉर्मूलाज भी तुमने देखे होंगे, एक बार मैं दिखा देता हूं। अगर नहीं देखे, एक बार रिवाइज करके बैठना। देखो क्लास से पहले अगर पढ़ के बैठोगे ना, तुम्हें फायदा बहुत होगा उसका, तुम्हारे आंसर जल्दी जल्दी आएंगे। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताया कि भाई ये वाली चीज आपको कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इसके ऊपर भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा जेई में, देखो कैसे पूछे गए हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज पर, राइट। तो यहां से हम कल शुरू करेंगे, कल के लेक्चर में यहां से हम पढ़ेंगे। तो ये आपको इसका रिवाइज कर लेना है, मैंने दिखा दिया है क्या है। नहीं तो मैं कल आपको करवाऊंगा ही, बट फिर भी एक बार इनको लर्न करके बैठेंगे, राइट। इनके एप्लीकेशंस हम कल सीखेंगे। चलिए, तो ये आज हमने बेटा कर लिया है। कोई फाइनल क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो बताइए, कैसा रहा आज का सेशन। फर्स्ट क्लास आप लोगों को मजा आया, नहीं आया, कैसा लगा। सर वीडियो कॉल भी करेंगे बेटा, वीडियो कॉल भी करेंगे, समय आने पे करेंगे वीडियो कॉल। एकदम सर्जिकल स्ट्राइक होगी वीडियो कॉल की, ऐसे नहीं कि पहले बता के तुम्हें। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, आज मैंने तुम्हें कुछ खास नया नहीं कराया। अगर मैंने तुम्हें मेनली हमने एक बार क्या किया है, आज हमने पहले स्ट्रैटेजी सीखी है कि जेई किस तरह से हमें अटेम्प्ट, किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्या गलतियां लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी, राइट, वो आपको देखना है और उनको कोशिश करनी है कि आप वो गलतियां ना करें। और किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ना है ये हमने डिस्कस किया। और साथ में हमने एक्सपोनेंट्स को रिवाइज किया, और जो कि सुनने में बड़ी हल्की चीज लगती है, अरे एक्सपोनेंट, पावर, सर ये तो हमें आती है। उसके बाद देखा ना पोल्स में 1/4 लोग बस करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। तो जिनका भी ये वीक है उनको दोबारा से इसके ऊपर बेटा थोड़ा सा रिवीजन करना है अपना। और इसके आगे हम कल बढ़ेंगे, कल मजेदार बातें और करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों लेक्चर का एंड आ गया है। आप लोगों का काफी सारा प्यार मिला, बहुत मजेदार तरीके से आपने चैट पे लिखा, मजा आ रहा है आप लोगों का साथ इस तरह से जुड़ के। बेटा यही हमारा मोटिवेशन है, इसी तरह से आप लगे रहें और पूरे जोश के साथ एफर्ट करना है अपना। फाइनल क्वेश्चंस किसी के कुछ भी? धन्यवाद सर, मस्त सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं सर वीडियो कॉल करेंगे। यार वीडियो कॉल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक दिन तुम्हारे पास
बिल्कुल घबराओ मत, बट पहले से बता के नहीं, उस दिन जिस दिन तुम गड़बड़ कर रहे होगे उस दिन पकड़े जाओगे। चलिए, तो होमवर्क दिया है मैंने बेटा आप लोगों को आज का। एक चीज और आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, ये वाली चीज, हाँ ये ध्यान रखिए। आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर्स लर्न करने हैं 1 से 30 तक के, और क्यूब्स लर्न करने हैं 1 से 15। अगर सही में जेई क्लियर करना है, इनके काम बहुत आते हैं, क्वेश्चंस में अगर याद होंगे ना तुम्हारे टाइम बचेगा, तो ये कर लेना। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने बताया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इतना आपको कर लेना है। ये 3 चीज आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें तो बेसिक्स हैं, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अपनी पुरानी बुक में से ही इनको रिवाइज करो, इनके ऊपर क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे, कल भी तुम्हें इसी तरह की मैं बेसिक फंडों पे ही चीजें करवाऊंगा, और फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे लेवल। तो जो लोग ये सोच रहे हैं अरे सर ये तो बहुत बेसिक फंडों से हम चल रहे हैं, बेटा ये कवर करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स अगर हिले हुए होंगे तो आप जेई लेवल नहीं पहुंच पाएंगे। लेवल टफ करना तो देखो बहुत आसान है, एक दिन लगेगा मुझे, बट धीरे धीरे अगर हम करके चलेंगे तो सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस आता चलेगा, राइट। और धीरे धीरे करके उस लेवल पर भी पहुंचना है, बट बेसिक फंडे आने बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जिनको भी आज का लेक्चर बेटा हार्ड लगा, जिनको भी लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा हार्ड था, तो समझो इसका मतलब तुमने 8वीं 9वीं क्लास वाली चीजों में गड़बड़ कर रहे हो, उनको रिवाइज करके रखो। मैंने आज कोई नया तो कराया ही नहीं, कुछ भी 11th का नहीं कराया, हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स पढ़ी हैं, तो आप उनको बेटा रिवाइज करके रखिए और अपने उनमें से प्रैक्टिस करके रखिए। दैट इज व्हाट यू शुड डू। चलो बच्चों, तो समय आ गया है जाने का, आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अब हम लोग कल इसी समय, और आगे बढ़ेंगे बेटा एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करना, फिर हम आइडेंटिटीज के ऊपर भी ये चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फाइनल बाय बाय सभी बच्चों को, मिलेंगे बेटा कल, टेक केयर।